into the chuck the drill machine। बोला गया है कि एक सिरा जो रहेगा इस वुडन डाउनल का वो क्या रहेगा, वो रहेगा टेपर, कुछ इस तरह से, इस तरह से, ताकि कैप्सूल में छेद कर सके, है कि नहीं है। कैप्सूल को पियर्स करके लिखा है ना, ठीक है। वन एंड इज चैम्पर टू 23 डिग्री टेपर टू अलाउ इजी पियर्सिंग ऑफ द कैप्सूल। इजी पियर्सिंग ऑफ द कैप्सूल का मतलब क्या है कि कैप्सूल जो हम लोग डालेंगे उसको फाड़ने के लिए टेपर क्या रहेगा इस तरह से। एंड अदर एंड लेफ्ट स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर रहेगा। टू परमिट एन अटैचमेंट टू अ सुटेबल बॉक्स सेक्शन स्पिनिंग अडेप्टर फिक्स्ड इनटू द चंक ऑफ ड्रिल मशीन। इस तरह से स्क्वायर रहेगा और इसमें क्या होता है, ड्रिल मशीन में एक अडेप्टर लगा होता है इस तरह से। ड्रिल मशीन जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना इस तरह से, उसमें अडेप्टर लगा होगा, ठीक है। तो उससे क्या है कि ड्रिल मशीन से हम लोग इसको अंदर घुमा सकते हैं। द सरफेस ऑफ द बोल्ट इज लेफ्ट रफेंड टू गिव गुड एडहेशन बिटवीन रेजिन्स एंड द बोल्ट, ठीक है। ये सब बताया गया है कि जो सरफेस होता है बोल्ट को वो रफ ही रखता है, ऐसा नहीं कि पूरा स्मूथ कर देता। कि रफ रखने से क्या होगा कि जो भी रेजिन है इसके अंदर, जो भी है, जो भी रेजिन इसके चारों तरफ होगा ना होल के अंदर, वो सारा इसको अच्छे से ग्रिप कर दे। तो वुडन डाउनल बेसिकली क्या है, एक लकड़ी का बोल्ट है। पूछ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज वुडन डाउनल, ऑप्शन नंबर ए स्टील बोल्ट, रेजिन बोल्ट, बहुत सारा कुछ पूछ सकता है। तो आंसर क्या होगा, वुडन बोल्ट, ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन कैसे आएगा सर इसमें? पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ वुडन बोल्ट, या ऐसा भी पूछ सकता है कि वुडन डाउनल इज ऑप्शन नंबर ए वुडन बोल्ट, स्टील बोल्ट, है कि नहीं है। इस तरह से सवाल आ सकता है बहुत, तो इस तरह से। तो वुडन डाउनल हमेशा याद करना है कि एक लकड़ी का बोल्टिंग होता है, ठीक है, लकड़ी का। इस सबको बता दिया, उसको बोलते हैं वुडन डाउनल, ठीक है। एक एक थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा सा देख लीजिए, पिक्चर से दिखाते हैं हम। डाउनहिल का पिक्चर मिल गया, एक सेकंड। Recording stopped. एक हम इसको दिखाते हैं। स्क्रीन शेयर ना, Recording in progress. दिख रहा है आपको। देखिए वुडन डाउनहिल क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, देखिए इस तरह से। पर क्या होगा ना, दिख रहा है आपको, लकड़ी ऐसा गोल गोल होगा, पर ये स्मूथ नहीं होता है, रफ होता है। दिख रहा है, लकड़ी का इस तरह से होता है, लंबा लकड़ी होगा, लेकिन एक साइड क्या होगा, नुकीला होगा, और एक साइड पूरा फ्लैट होगा। समझ में आ रहा है ना वुडन डाउनहिल कैसा होगा देखने से। सर तो ये कौन सा वुड का होता होगा सर? ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कौन सा लकड़ी का है, बुक्स में भी लिखा हुआ भी नहीं कौन सा बुक है, ठीक है। साल टीक का में भी होता होगा, साल या फिर टीक का, ऐसा मेंशन नहीं है कि कौन सा ही मतलब होना चाहिए, कौन सा लकड़ी का। पर बेसिकली ज्यादातर जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखा जाता है, तो ज्यादातर जो खदान के आसपास जो भी पेड़ वगैरह होते हैं, साल टीक ही कॉमन होते हैं, जो मजबूत होते हैं, तो फिर साल टीक ही में भी होता होगा, ठीक है। सर इसका Recording डायमीटर क्या रखा stopped. जाता है क्या बोले? सर? जो वुडन डाउनल का जो डायमीटर सर? डायमीटर वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं है, बस क्योंकि अब क्या है, सब ऑब्सोलेट हो गया है। जैसे इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, इसका लंबाई कितना होना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस खाली जानकारी दे दिया गया है कितना इतना होता है ये, ठीक है। आपसे पूछेगा भी नहीं क्योंकि यूज भी नहीं होता है, बस आपसे यही जानना चाहेगा कि क्या होता था उस समय। लकड़ी का एक बोल्ट होता था, बस जान लीजिए इतना ही, ठीक है। इतना जानिएगा काम हो जाएगा। वापस अभी नॉर्मल स्क्रीन पे आते हैं। Recording in progress. स्क्रीन दिख रहा है सबको। अभी आते हैं नेक्स्ट, बैम्बू बोल्टिंग। बम्बूम लिख दिया है पर ऐसा बैम्बू बोल्टिंग ही होगा। आपको भी बैम्बूम लिखा हुआ है कि बैम्बू लिखा हुआ है? वही लिखा हुआ है, बम बेम्बोम। बैम्बूम नहीं है, बैम्बू है, ठीक है।
बैम्बू नहीं होता है, बैम्बू होता है। ये है बैम्बू बोल्टिंग। ठीक है, बांस नाम ही सुन लग ही रहा है। CMRA है एक्सपेरिमेंटेड विद द सिस्टम ऑफ रूफ बोल्टिंग नोन एज बैम्बू बोल्टिंग। सीएम अपना जो सिम्फर है वही उस समय, ठीक है, एक नया सिस्टम ऑफ रूफ बोल्ट का डिजाइन किए थे, अब इस मतलब एक्सपेरिमेंट के तौर पे, तो इसका नाम दिए थे लोग बैम्बू बोल्टिंग एज अ टेम्पररी रूफ सपोर्ट। एक और सवाल आ सकता है, ये जो रूफ सपोर्ट था क्या कैसा था? एज अ टेम्पररी रूफ सपोर्ट इन प्लेस सच एज स्प्लिट्स इन डिफरिंग डिस्ट्रिक्ट। और कहाँ पे, लोकेशन भी लोग बता दिया है कि जो टेम्पररी रूफ सपोर्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे बोल्टिंग, जो सिम्फर डेवलप किया था बैम्बू बोल्टिंग, और वो टेम्पररी रूफ सपोर्ट था, और कहाँ पे इस्तेमाल करते थे? स्प्लिट्स इन द डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट। पता है ना स्प्लिट्स किसको बोलते हैं? स्प्लिट्स पता है? पिलर का चिराई करते थे। हाँ, पिलर का जब चिराई करते तो बीच में जो गैलरी बनता है उसको बोलते हैं स्प्लिट्स। स्प्लिट गैलरी जो है ना, उसी को बोला गया यहाँ पे स्प्लिट्स। याद है कि नहीं है? याद है याद। याद है सर। तो बैम्बू स्लाइटली लॉन्गर देन द डेप्थ ऑफ द होल फॉर रूफ इज स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली अलोंग इट्स फुल लेंथ। बोला गया है कि जो मेरा बैम्बू होता है, बांस होता है, स्लाइटली लॉन्गर देन द डेप्थ ऑफ होल। तो मेरा बांस होता था, ग्रीन कलर का ही हम ले चलते हैं, ठीक है, तो हम मोटा कर लेते हैं इसको। बांस होता होगा, और इसका जो लंबाई है, इसका बांस का, वो अपने होल की लंबाई से ज्यादा है। तो यहाँ से हम ऐसा करके ये होल बना देते हैं, ये अपना होल हो गया। तो बोला गया है यहाँ पे कि जो मेरा बैम्बू बोल्टिंग के लिए जो मेरा लकड़ी था बांस का, उसका जो लेंथ था होल से लंबा था, इज स्प्लिट लॉन्गिट्यूडिनली अलोंग इट्स फुल लेंथ। इसको बीच से जो है स्प्लिट किया जाता है। लॉन्गिट्यूडिनली मतलब समझते हैं ना, लॉन्ग इसके लेंथ के हिसाब से। क्या होगा? सर वॉइस नहीं आ साउंड आ रहा। रहा है सर। माइक खराब है मेरी तरफ से, की साइड से होगा, आप लोग की साइड से कोरस कोरस में। और सर सबको आ रहा है, सबको आ रहा है। नहीं नहीं, उनका माइक सर पावर, आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है सर। आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ सर, उसमें कर 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 आवाज आ रहा है, कर कर के। नहीं नहीं, मेरा नहीं था, किसी का हो माइक गया सर, हो के गया। कारण हो रहा था, मेरे एंड से नहीं था हो प्रॉब्लम। गया सर, ठीक हो गया। तो क्या किया जाता है कि जो अपना बैम्बू है ना, बैम्बू को क्या स्प्लिट किया जाता है अलोंग इट्स फुल, इसके पूरे लंबाई से इसको चीरा जाता है एक तरह से। देखिए ना, ये जो हम लोग बनाए इस तरह से, रेड रेड कलर रेड से बना दे रहे हैं इसको हम। ये क्या हो गया? स्प्लिट है, इसको चीरा गया बीच से। तो बैम्बू बोल्टिंग क्या होता था, उसके पूरे लंबाई के अलोंग जो है वो बटा हुआ रहता था, स्प्लिट रहता था, चीरा हुआ रहता था। द टू पीसेस आर देन tied together by a thin wire at 4 to 5 places after inserting a wooden wedge only partially at one end। कहने का यहाँ पे मतलब देखिए, यहाँ थोड़ा सा बहुत बारीक मीनिंग है। द टू पीसेस आर देन टाइड टुगेदर by a thin wire at 4 to 5 places after inserting a wooden wedge only partially at one end। इसको अब इसमें क्या करते थे, देखिए, बांस है मेरे पास, थोड़ा सा डायग्राम से हमको समझाना पड़ेगा। इस तरह से मेरे पास बांस था, बीच से इसका चिराई किया गया है, ठीक है, बीच से मेरा इसका चिराई किया हुआ है। इसमें क्या किए, बीच से हल्का सा फाड़ा हुआ, बाकी कनेक्टेड ही है, बस बीच से फड़ा हुआ है, ऐसे नहीं आता जैसे कि मान के चलिए सीधा खड़ा है बांस, अब बीच से हल्का सा अलग कर दिए, चीर चीर दिए इस तरह से। ऐसे कैसा रहता है, उसी तरह ऊपर चिरा हुआ जो भाग है उस तरह से डाल दिए, और बीच में जो चिरा हुआ भाग है ना, उसके अंदर क्या डाल दिए, एक वुडन वेज, लकड़ी का कोई गुटका जो है वो हम लोग बीच में डाल दिए, लकड़ी का वेज डाल दिए। अब क्या करना है, होल के अंदर आधा आधा डालने के बाद 4 से 5 जगह पतला पतला तार से बांध देना है। तो पतला पतला तार से यहाँ पे देखिए हम बांध दिए हैं, यहाँ पे 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह,
और एक 4 जगह बांध दी, मान के चलिए कुछ इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। सर तो हॉल में डालने से पहले। होल में आधा डालने के बाद, ठीक है, पहले ही डाल देंगे तो मान के चलिए, पहले ही अगर मान मान के चलिए पहले ही अगर वेज डाल देंगे तो फिर होल के अंदर जाएगा ही नहीं ना। आधा होल में डाल देंगे, उसके बाद वेज डालेंगे ठोक के, और फिर इसको बांध देंगे। केयर इज टेकन टू सी दैट द नॉट्स ऑन द 2 पीसेस ऑफ द स्प्लिट बैम्बू आर स्टैगर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो 2 पीसेस में जो हम लोग नॉट्स देंगे ना, वो स्टैगर्ड होना चाहिए। स्टैगर्ड का मतलब समझ समझ में आ रहा है? स्टैगर्ड का मतलब, हेलो? यस सर, यस सर, यस सर, सम्मुख। स्टैगर्ड नोट्स नॉट्स का मतलब समझ में आता है? यस सर। कैसा होगा बताइए? नहीं सर, नहीं। वो समचतुर्भुजाकार नहीं बताते हॉल सर, के ढालू पीछे, सी में हॉल के पीछे स्टिक सी हॉल में। जैसा था, स्टैगर्ड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न। क्या होगा बताइए? एक के ऊपर एक, मतलब एक के पीछे जस्ट एक दूसरा। स्टैगर्ड का मतलब हो गया कि एक एक साइड के ऊपर साइड, जैसे कि स्टैगर्ड का मतलब केयर इज टेकन टू सी दैट नॉट्स ऑफ द स्प्लिट ऑफ द स्प्लिट आर स्टैगर्ड। मतलब क्या है ना, जो 2 पीसेस होंगे ना इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, वो इस तरह से बंधे रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे बंधा हुआ रहेगा कुछ इस तरह से, इस तरह से ध्यान देना। ये स्टैगर्ड हो गया, ये भी हो गया, तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से स्टैगरिंग होता है। तो स्टैगरिंग करने के बाद द वेज एंड इज इंसर्टेड into the hole and the other end, the wedged end inserted into the hole and the other end another wooden wedge is fitted। बोला गया है कि the wedge end जो है, इसमें हम लोग वेज डाल रहे हैं, वो होल के अंदर जो है डाल देते हैं, और फिर जो अदर एंड जो रहता है, एक और लकड़ी का गुटका बीच में डाल देते हैं। द बैम्बू with wedges at either end is then hammered into position in the hole। The hammering pushes apart the 2 splits the bamboo and breaks the thin wire। The bamboo splits and they grip the whole sides and gripping effect enhanced by the knots of the bamboo। थोड़ा अजीब लगेगा समझने में, पर यहाँ पे इसी तरह से काम हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है। अभी क्या है कि जो वेज वाला एंड है, ठीक है, ठीक है, जो वेज वाला एंड है वो होल के अंदर डाल दिए। वेज का एंड मतलब एक जगह शुरू में डाले थे ना, मान के चलिए इसको हम ग्रीन कलर से बनाते हैं। होल के अंदर डाल दी, एक ठो वेज डाले होंगे, ठीक है, ठीक है, एक वेज डाल दिए होल के अंदर, ये मेरा डला हुआ है। अब क्या किए, वेज डालने के बाद हम लोग क्या बोले थे आपको कि 4 से 5 जगह हम लोग क्या करेंगे, नॉट बांध देंगे। मान 3 जगह बांध दिए, समझ, छोटा सा डायग्राम बना इसलिए, तो 4 जगह बांधते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे कि अदर एंड जो रहेगा वुडन का, उसमें भी वेज फिट कर देंगे, अंदर डालें, फिर एक तो और जो वेज यहाँ पे फिट कर देंगे। ये सब फिट करने के बाद अब क्या करेंगे, जो मेरा हैमर रहेगा ना, अब हैमर से इसको, ठीक है, अब जो मेरे पास हैमर रहेगा ना, इसको और जोर से मारेंगे। मारेंगे तो क्या होगा, अंदर ये हल्का सा घुसेगा, है कि नहीं है? हैमर से हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, वो अंदर से पुश हो जाएगा। हैमरिंग पुशेस अपार्ट द 2 स्प्लिट्स ऑफ द बैम्बू एंड ब्रेक्स द थिन वायर। अब क्या करेंगे कि जब हम लोग हैमर से मारेंगे तो होल जो बैम्बू है वो अंदर जाएगा, और ये जो पतला पतला धागा वो क्या होगा, टूट जाएगा। ये पतला पतला धागा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? जी। टूट जाएगा सर। अब टूट जाएगा तो क्या होगा कि ये जो दोनों बांस थे बीच में तो वेज है, वो क्या है, पूरा इसका होल के साइड में सट जाएगा, है कि नहीं, और होल को ग्रिप करके रख देगा। समझ में आया? यस सर। सर हैमरिंग के दौरान रूफ में कोई गिरने का खतरा तो नहीं होगा क्या ना? बोले, क्या बोले, फिर से बोलिए। करते समय रूफ की खतरा नहीं होगा? रूफ में क्या खतरा नहीं होगा?
हैमरिंग करते समय रूफ गिरने का खतरा तो हो सकता है ना सर? खतरा तो होगा ही होगा, इसलिए तो करते भी नहीं है। मेन अब रूफ में नहीं मार रहे हैं आप, बांस में मार रहे हैं। जो बांस जो बीच में स्प्लिटेड है ना, उसमें आप मार रहे हैं। तो फोर्स जो भी लग रहा है ना आपका, उसमें रूफ के अंदर डायरेक्टली नहीं मार रहे हैं, आप मार रहे हैं बैम्बू को। फिर भी थोड़ा मोड़ा खतरा, रिस्क तो हमेशा ही बना रहेगा। वाइब्रेशन के कारण तो वाइब्रेशन। वाइब्रेशन तो फिर जब रूफ बोल्ट डालते हैं उसमें भी होता है। वाइब्रेशन तो उसमें भी होता है ना, उतना जोर से आप रूफ बोल्टिंग डाल रहे हैं, उसमें भी तो वाइब्रेशन होता है कि नहीं है? पर ये ज्यादा रिस्की है ना सर? रिस्क तो ज्यादा ही है, क्योंकि आपको एक तरह से हैमर आपको मारते रहना पड़ेगा। आप इंक्लाइन मतलब एक तरह से वर्टिकली आपको हैमरिंग मारना है, ये काफी डिफिकल्ट है, इसीलिए इसको यूज भी नहीं करते हैं। ठीक है, समटाइम्स अ बियरिंग प्लेट is fitted onto the bamboo before inserting the wedge at the exposed end, and a nut is also। कभी कभी क्या होता है कि बियरिंग प्लेट भी इस तरह का कुछ स्पेशल टाइप का बना के फिट करते हैं। ये सब चीज बताया गया था। बैम्बू बोल्टिंग इज बीइंग ट्राइड ओनली एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कन्वेंशनल टिम्बर सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर शॉर्टर पीरियड इन द स्प्लिट्स एंड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टूक इन द डिपेंड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो बैम्बू बोल्टिंग है ना, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये क्या है, एक टेम्पररी सपोर्ट है। तो क्या है कि ओनली अ सब्स्टिट्यूट, ये एक सब्स्टिट्यूट था किसके लिए, जो पारंपरिक जो टिम्बर सपोर्ट रहते थे उसका सब्स्टिट्यूट है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय के लिए। जो अपना काम हुआ, स्प्लिट से सारा को निकाल दिए, स्लाइसिंग से, अब गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है। स्प्लिट्स में यूज होता था कब, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ स्ट्रोक्स इन द डिपेरिंग, जब डिपेरिंग में जो स्लाइसिंग कर रहे होंगे, स्ट्रोक्स निकाल रहे होंगे, तब यहाँ पे वो, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते थे। समझ में आ गया? हेलो? यस सर। जी सर। तो ये सब चीजें जो है याद कर लीजिएगा। बैम्बू बोल्टिंग और वुडन दोनों अलग अलग चीजें हैं। वुडन डाउन बहुत ही सिंपल था, इजी इजी टू यूज। ये बैम्बू बोल्टिंग इजी इजी टू यूज तो बिल्कुल भी नहीं है। बीच में आपको स्प्लिट कीजिए, स्प्लिट करने के बाद उसके अंदर पहला एक वेज डालिए, फिर उसको अंदर होल में डालिए, फिर दूसरा वेज डालिए। ठीक है, दूसरा वेज नहीं डालिए, फिर उस पर उसको नॉट बांधिए, चार को पतला पतला धागा से, पतला पतला तार से उसको चार जगह बांध दीजिए। फिर आगे साइड में एक और वेज डाल दीजिए, फिर आप हैमर से मारिए उसको, ऐसा मारिए कि वेज और अंदर चला जाए और आपका जो नॉट बांधे थे, जो गांठ बांधे थे पतला पतला तार का, वो टूट जाए और सारा बांस जो है वो अपने होल का साइड में चिपक जाए, टाइट हो जाए। ये काफी कॉम्प्लेक्स चीज था, जो अब आजकल तो नहीं होता है। ये लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। माइन सपोर्ट रेगुलेशन खत्म नहीं है अभी, बता, रेगुलेशन खत्म नहीं है। अब हम जल्दी से नोट्स के हिसाब से फटाफट हम बता दे रहे हैं आपको। Recording stopped. ठीक है, नोट्स के हिसाब से फटाफट हम आपको वो करा देते हैं। जो चीज बता दी उसको ज्यादा नहीं बताएंगे, इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। छोटा सा क्विक रिकैप जैसा हो जाएगा लोग के लिए, सर जो क्विक आप अभी जितना बताए हैं सर, अभी जितना आप बताए हैं इतना डीपली पढ़ना जरूरी है क्या सरदार के सरदार के लिए? लिए तो आप लोग पूछे इसलिए बताते हैं, तो हम चाहते तो हैं कि जो सरदार ओवरमैन के लिए जो चीजें हैं वही हम बताएं, पर आप लोग जो है इमोशंस के भाव में बह जाते हैं, और वो ये भी जानना है, बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है। वैसे बैम्बू बोल्टिंग में तो आपको इतना ज्यादा जानना ही नहीं था, पूरा बस इतना इतना अगर आप जान जाते ना कि इसमें एक क्या होता है कि एक बम्बू इस्तेमाल होता है, एक लकड़ी इस्तेमाल होता है, और ये एक टेम्पररी सपोर्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, और स्प्लिट्स ऑफ डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट इस्तेमाल होता है। इतना पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और हमको पता था कि आप लोग जरूर पूछ रहे थे ये कैसे और सर ये रेजिन बोल्ट के बारे में सर? जी रेजिन बोल्ट के बारे में हम बता रहे हैं ना अभी, छोटा सा चीज टाइमिंग के बारे में यस सर। ठीक है, RMR के बारे में बताएंगे अभी। ठीक है, ये हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, एक सेकेंड। ठीक है, अभी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो चाहिए ठीक है अभी। सबको दिखाई दे रहा है? Recording in progress. सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। ओके, यस सर। तो यहाँ पे माई सपोर्ट्स का समझ लीजिए क्विक रिकैप है, जो भी अब तक हम लोग जो पढ़े हैं उसका एक छोटा सा क्विक रिकैप है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार अंडरग्राउंड कोल माइंस में हम लोग सपोर्ट क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं हम लोग सपोर्ट।
ठीक है, क्यों लगाते हैं? देखिए क्या होता है कि जब भी हम लोग भूमिगत खदान से कोयला जब निकालते हैं ना, तो हमेशा रूफ फॉल होने का खतरा हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग, कुछ कारण है, 4 रीजंस है जिसके कारण हम लोग सपोर्ट लगाते हैं। पहला जो कारण है वो ये है कि इस रूफ फॉल जो हो रहा है, रूफ फॉल को रोकने के लिए। दूसरा, जो कमजोर मेरा रूफ था, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, कमजोर रूफ है उसको उसी जगह पे होल्ड करने के लिए, कैसे सस्पेंशन थ्योरी क्या करता था, कमजोर भाग को वहीं तरफ लेता था, तो कमजोर रूफ को उसी अपने जगह में क्या है, ठीक है, रोकने के लिए, बेड सेपरेशन को रोकने के लिए, और रूफ को अच्छी हालत में रखने के लिए। तो ये 4 रीजंस हैं जिसके कारण हम लोग सपोर्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रूफ हम बहुत अच्छे से डिटेल्स हम लोग पढ़े थे कि हम लोग जो भी कोल माइनिंग करते हैं इंडियन माइनिंग में, तो जो हमारा इमीडिएट रूफ होता है, इमीडिएट रूफ का मतलब 6 मीटर तक, और इमीडिएट फ्लोर का मतलब कितना मीटर तक? 3 मीटर। ओ, बहुत बढ़िया। सैंड सेल के बारे में आपको बताया था कि ट्रीचेरियस होता है, विश्वासघात होता है, ऑलमोस्ट अनरिलायबल होता है, मतलब भरोसेमंद बिल्कुल नहीं होता है, वार्निंग भी नहीं देता है। जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है तो एटमॉस्फेरिक एक्शन के कारण, हवा के संपर्क आने के कारण क्या होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने लगता है और ये सेपरेट होने, लेयर बाय लेयर अलग होने लगता है। इसके कारण क्या होता है कि वार्निंग दिए बिना गिर जाता है, जो कि काफी डेंजरस इंसिडेंस हो सकता है। ठीक है, वर्कर्स को भागने का समय भी नहीं मिलता क्योंकि पूर्व सूचना नहीं इसको। ठीक है, सेल रूफ जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हटाना चाहिए वहां तो हमको हटाना ही है। अगर नहीं हट पाता है सेल रूफ, तो हम लोग क्या करेंगे, कोयला का 0.6 मीटर लेयर जो है रूफ में छोड़ देंगे, ताकि कोयला जो है वार्निंग देते हैं हमको गिरने से पहले। सैंडस्टोन को गुड रूफ माना जाता है क्योंकि वार्निंग देता है गिरने से पहले। ठीक है, 2 तरह के सैंडस्टोन होते हैं, मैसिव एंड लैमिनेटेड। अच्छा ये बताइए कौन सा बेटर है, मैसिव या लैमिनेटेड? लेमिनेटेड। लेमिनेटेड बेटर है। लैमिनेटेड बेटर है। ठीक है, लैमिनेटेड सैंडस्टोन इज कंसिडर्ड बेटर देन मैसिव सैंडस्टोन। क्या होता है कि मैसिव सैंडस्टोन जो है ना, वो जल्दी गिरता नहीं है, बहुत लंबे तक टंगा रहेगा, और फिर जब गिरेगा तो एयर ब्लास्ट का खतरा हमेशा बना रहेगा। इसीलिए क्रशिंग ऑफ पिलर भी हो सकता है। इसीलिए लैमिनेटेड जो परतदार सैंडस्टोन होते हैं वो बेटर रूफ होते हैं। ठीक है, वो 4 से 10 घंटे के बाद सपोर्ट जैसे निकाल लेते हैं ना, 4 से 10 घंटे के बाद आपको वार्निंग देंगे और फिर वो आराम से गिर जाते हैं। तो अच्छा रूफ माना जाता है लैमिनेटेड सैंडस्टोन। ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ सैंडस्टोन का 13.5 kg प्रति mm² होता है। कोयला को भी गुड रूफ माना जाता है क्योंकि ये भी गिरने से पहले क्या देता है, वार्निंग देता है। कैसे देता है, साउंड देता है। देखिए कोयला जब भी गिरनेगा ना, आपको साउंड जरूर दिखाई देगा, बहुत भरोसेमंद भी होता है कि नहीं? हेलो, सर अगर ये सैंडस्टोन और कोल में देखा जाए तो कौन ज्यादा बेटर रहेगा? कोयला का रूफ सही रहता है क्योंकि सैंडस्टोन जो है साउंड जनरली नहीं देगा, वो फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर उसमें फटना स्टार्ट करेगा, गिरने से पहले वो फटने लगेगा, देखिए क्रैक्स आने लगेगा, कोयले में आपको साउंड आ जाएगा। तो क्या होता है, कोई चीज हम लोग देख नहीं पाते, ध्यान नहीं जाता, पर साउंड क्या होता है, कहीं भी रहे ध्यान, कहीं भी रहे, पर साउंड तो सबसे पहले आदमी को सुनाई देगा ना, दिखाई भले ही ना दे, पर साउंड सबसे पहले दिमाग में आएगा। तो सबसे पहले एक तरह से वार्निंग कौन देगा, कोयला ही देगा, क्योंकि साउंड, कोयला कैसे आपको इंडिकेशन देता है, साउंड से ही देता है ना, गिरने से पहले ये जो है वो क्या देता है, साउंड देने लगता है। इसके कारण जो है आप जो है समझ जाते हैं कि यहाँ का रूप जो है खराब। प्रेशराइज थ्योरी बताए थे, प्रेशर का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो थ्योरी बताता है उसको बोलते हैं प्रेशराइज थ्योरी। इक्विलिब्रियम फोर्सेस का डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर हमारा जो प्रेशर होता है वर्टिकल लेटरल प्रेशर, उसका दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर को प्रेशराइज थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। कई 2-3 तरह के हम रूप बताए थे, मैसिव, बेडेड, फ्लैगी, इसके बारे में बताने का जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या, मैसिव, बेडेड और फ्लैगी बताने की जरूरत नहीं है, बताए थे ना? थोड़ा एक बार और बता दीजिए सर। मैसिव बताया था ना, जो बेडिंग प्लेन 2 मीटर से ज्यादा दूरी पे हो तो मैसिव होगा, 75 mm से लेके 1.2 मीटर के बीच में हो तो बेडेड, 75 से कम दूरी पर बेडिंग प्लेन से तो फ्लैगी होगा। तो बताया है। सर ये जो बता रहे हैं बेडिंग प्लेन, ये सर ये सेल के लिए होगा कि सभी के लिए सभी होता के है? सेल लिए है, सैंडस्टोन सभी के लिए कोई सा होता भी है? रॉक हो, कोई सा भी रॉक हो, ठीक है, कोई सा भी रॉक हो,
अगर बेडिंग प्लेन्स की दूरी 1.2 मीटर से अधिक है, मैसिव 75 से 1.75 mm से लेके 1.2 मीटर के बीच में है, बेडेड और 75 mm से कम है तो फ्लैगिंग। ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं रूफ का 3 तरह से आपको बताए थे। विजुअल टेस्टिंग है, साउंड टेस्टिंग, और कौन सा टेस्टिंग है, वाइब्रेशन टेस्टिंग है। विजुअल टेस्टिंग जो है वाइब्रेशन। आप स्ट्रॉन्ग लाइट की मदद से कर सकते हैं, क्रैक्स वगैरह देख सकते हैं प्रॉप्स में, या जो भी सपोर्ट वगैरह रहता है उसमें वजन कैसे नहीं गया है, वाटर फिटिंग देख सकते हैं बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ये बताता है कि यहाँ पे हमको सपोर्ट लगाना पड़ेगा। फिर आता है साउंड टेस्ट। साउंड टेस्ट के बारे में बताए थे। साउंड टेस्ट जो है डल और ड्रमी आता है। ठीक है, धप धप का साउंड अगर आपका आता है तो इसका मतलब सपोर्ट लगाना पड़ेगा। और जब भी आप साउंड टेस्ट कर रहे होंगे, माइक ऑफ कर लीजिए, तो आपको हमेशा जहाँ पे साउंड टेस्ट कर रहे हैं उसके राइट साइड में आपको खड़े होना है। गैलरी 3 मीटर से ज्यादा है तो फिर साउंड टेस्ट कैसे कीजिएगा। ठीक है, 3 मीटर से ज्यादा अगर है तो आपको बंटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब भी आप टेस्ट कर रहे हो सेल रूफ का तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेल रूफ क्या है, रिंगिंग साउंड देता है। बोले थे ना विश्वासघातकी ट्रिचेरियस, तो इसीलिए विश्वासघातकी कहा जाता है कि सेल रूफ को अगर साउंड टेस्ट कीजिएगा तो आपको तो सुनाई तो देगा रिंगिंग साउंड, टन का आवाज सुनाई देगा। जब जो सेल रूफ होता है, ठीक है, उसकी मोटाई 0.3 मीटर से ज्यादा होती है ना, तो क्या रिंगिंग साउंड देता है, पर है तो वो सेल, उसका क्या, उसका तो यही प्रॉपर्टी है कि हवा के संपर्क में आते ही नमी से क्या करेगा, अभिक्रिया करके परत बाई परत जो है अलग होकर नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। तो ये सेल जो है काफी खराब होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सेल आपको धोखा देता है, आपको सुनाई तो देगा टन का आवाज, लेकिन वो गिर जाएगा। प्रॉप्स का भी हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं साउंड टेस्ट से, है कि नहीं है। तो यही चीज इसमें बताए थे हम लोग। वाइब्रेशन टेस्टिंग भी बताए थे कि वाइब्रेशन टेस्ट जो है आपको दोनों हाथों का यूज इस्तेमाल करके ही आप ये टेस्ट कर सकते हैं, फील करना पड़ता है इसमें। ठीक है, और ये जो इस तरह का जो टेस्ट है वो 2.2 मीटर 2.2 मीटर से ज्यादा ऊंची वाली रूफ को आप जो है टेस्ट नहीं कर सकते हैं वाइब्रेशन टेस्ट। माइल सपोर्ट के बारे में बताया था कि कई तरह के सपोर्ट इस्तेमाल होते हैं, पॉप प्रॉप है, कॉग है, क्रॉसबार है, रूफ बोल्टिंग है, आर सपोर्ट, वॉल सपोर्ट, रोप स्टिचिंग, पैक वॉल, फोर पुलिंग, सैंड स्टोइंग, इल्डिंग प्रॉप, तो इस तरह के प्रॉप्स होते हैं। ये देखिए प्रॉप सपोर्ट है। ठीक है, ये प्रॉप है, ये क्या है बताइए, तो ये वाला पोर्शन ये क्या है, लीड और लीड है। यहाँ पे कुछ रहता है इस तरह से, तो क्या रहता है, फ्लड FBP, फ्लैट बेस पेस। तो आपको बताया था कि प्रॉप टिम्बर का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। ठीक है, लीड देना पड़ता है टिम्बर प्रॉप में, बताया था ना। फ्लैट बेस पेस नीचे रहता है, लीड ऊपर रहता है। लीड जो है क्या करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाता है, रेजिस्टेंस को ज्यादा बढ़ाता है, इंडिकेटर का भी काम करता है। फ्लैट बेस पेस जो है लूज फ्लोर में ही इस्तेमाल करते हैं, बताया था ना ये सब चीज। उसके बाद ये भी बताया था कि टाइटनिंग वेजेस इस्तेमाल करते हैं, वेज इस्तेमाल करते हैं ना, किसके बीच में रहता है वेज, ये बताइए तो। लीड और प्रॉप के बीच में। लीड एंड, अभी भी कितना देख रहे हैं, कितना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन है। साहुल लाइन और ये कौन लाइन साहुल के लाइन, बीच अभी में साहुल लाइन का तो बात ही नहीं, ये कहाँ से बोल रहे सर हैं। ये लीड और एक प्रॉप के बीच में होता है सर, जो ऊपर वाला प्रॉप होता है ना उसके। इसका मतलब होता है कोनिया, हिंदी में बोलते हैं। भूल गए सब आप लोग, इतना मेहनत से हम बताते हैं लेकिन सब भूल जाते हैं। ये रहा लीड, ठीक है, ये रहा लीड, और ये रहा इस तरह से वेज, और ये रहा प्रॉप। रोटेट करने के लिए होता खुट्टा का ना। ये इसको बोलते हैं ना वेज, तो है तो Yes, बोले sir. थे हम भी सर। प्रॉप में। तो किसके बीच में है वेज, लीड और प्रॉप के बीच में। Prop के तब याद होना चाहिए ना, लीड एंड प्रॉप के बीच में। ऐसे नहीं समझ में तो कैसे होगा। कि प्रॉप्स के प्रकार बताए थे आपको, अंडर सेट प्रॉप, अंडर सेट प्रॉप का जो एक्सिस होता है किसके बीच होता है, वर्टिकल और नॉर्मल के बीच। वर्टिकल एंड नॉर्मल। अच्छा, वर्टिकल नॉर्मल किसका, सिम का कि प्रॉप का, सीम का। रास्ता का। ठीक है,
तो ये कौन सा गैलरी में इस्तेमाल होता है? डिप या राइज गैलरी में इस्तेमाल होता है कि नहीं, क्योंकि इंक्लाइन है इस्तेमाल होगा। इंक्लाइन गैलरी बोलिए या डिप राइज गैलरी में इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक चीज जो नहीं बताए थे वो है स्टे प्रॉप। स्टे प्रॉप इसको हम लोग बोलते हैं पिग स्टे भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ये एक छोटा सा प्रॉप होता है, छोटे साइज का प्रॉप, जिसका मेन काम है ओवर हैंगिंग। क्या ओवर हैंगिंग है? ओवर हैंगिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? थोड़ा सा किसी को पता है तो बताइए। हिंदी का वर्ड हम बोल रहे हैं झूला। झूला सर, लेज लेज। ठीक है, झूला बोलते हैं। कहीं ओवर हैंगिंग रह जाता है ना, तो छोटा वाला जो होता है साइड तिरछा रहता है। टेम्पररी ना, परमानेंट सपोर्ट नहीं है, ये अस्थाई सपोर्ट है। ठीक है, तो इस तरह का जो अगर हम लोग जो प्रॉप इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पिग स्टे या फिर स्टे प्रॉप। बेसिक इसका फंडा ये है कि ओवर हैंगिंग यानी झूला को सपोर्ट करने के लिए होता है, ओवर हैंगिंग को सपोर्ट करने के लिए होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पिग स्टे। सर ये झूला को फिर बाद में हटा दिया जाता होगा ना? हाँ, बाद में क्या, मान के चलिए कि अभी रास्ता पार करना है, अब नहीं हट रहा है, अभी मान के चलिए किसी कारणवश उसको सपोर्ट करके रख देंगे, फिर अच्छे से उसको गिरा के अच्छे जगह पे सपोर्ट करना। ये टेम्पररी सपोर्ट होते हैं। ओवर हैंगिंग तुरंत। उसके बाद आता है पिट प्रॉप। पिट प्रॉप के बारे में भी शायद नहीं बताएंगे। पिट प्रॉप कुछ इस तरह का होता है। क्या पिट प्रॉप कुछ इस तरह का होता है? इसमें क्या होता है कि दो सिलिंड्रिकल, हॉलो सिलिंड्रिकल, खोखला वाले सिलेंडर होते हैं। ये खोखला है, दो सेक्शन में होता है, दोनों को वेल्डिंग किया जाता है जी। ये वाला खोखला रहता है और इसके नीचे भी रहता है एक और खोखला। ये दोनों खोखले रहते हैं, दोनों को वेल्डिंग किया जाता है। एक का डायमीटर 100 mm, दूसरा का 125 mm। ठीक है, इसके ऊपर चैनल पिन रहता है जिसके ऊपर स्लीपर आप डाल सकते हैं, लकड़ी का गुटका डाल सकते हैं, और नीचे जो है लकड़ी प्रॉप का टुकड़ा डाल सकते हैं। इसके अनुसार जो है इस अपना पिट प्रॉप का ऊंचाई एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से होता है ना जी, इस तरह से खाली रहेगा और ये कुछ इस तरह से है। जरूरत के हिसाब से यहाँ छोटा सा प्रॉप का टुकड़ा काट के डाल दीजिए और ये अपना इसका हाइट जो है गैलरी का ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पिट प्रॉप बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पिट प्रॉप। कहाँ इस्तेमाल होता है, इंपॉर्टेंट है। ये डिप्टेरिंग डिस्ट्रिक्ट में इस्तेमाल होता है। इसको क्विक सेटिंग प्रॉप भी कहा जाता है। जल्दी से लगने वाला, कोई मेहनत नहीं है, बस जल्दी से इसके नीचे छोटा सा टुकड़ा प्रॉप का काट के डाल दीजिए, हो गया काम। ठीक है, पिट प्रॉप क्या होता है? स्टील का प्रॉप ही होता है एक तरह का। दो पाइप इसमें होता है, एक बड़ा पाइप एक छोटा पाइप। बड़ा पाइप जो होता है 125 mm का व्यास होता है, छोटा पाइप का 100 mm का व्यास होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा जिसका ऊंचाई आधा मीटर से लेके 1.25 मीटर के बीच में होता है, उसको इस नीचे वाले पाइप के नीचे अंदर में डाल के, ठीक है, प्रॉप को खड़ा किया जाता है। ठीक है, और ये इसमें बताया गया इतना सारा। फिर आ जाते हैं टेपर्ड प्रॉप। टेपर्ड प्रॉप तो हम लोग पढ़े हैं। टेपर्ड प्रॉप बताया था ना, ये वाला इस तरह से रहता है जी, बताए थे कि नहीं बताए? बताए थे सर, बताए थे। कुछ इस तरह से रहता है नीचे। हाइट एडजस्ट करने के लिए। हाँ, एक तरह का इल्डिंग, एक तरह से काम करता है, छोटा सा लाइटली इल्डिंग करता है। ये हार्ड फ्लोर में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे जो फ्लोर है काफी मजबूत होता है, वहां पे इस्तेमाल होता है। और इसका जो निचला वाला सिरा होता है ना, बॉटम मिड, वो टेपर्ड रहता है। टेपर्ड का मतलब तिरछा, इस तरह से। आजकल देखे ना टेपर्ड जीन्स आता है, देखे कि नहीं है? जीन्स देखे, देखिए ऑनलाइन शॉपिंग कीजिएगा तो टेपर्ड जीन्स आता है, रेगुलर, स्लिम, बहुत सारा टेपर्ड। टेपर्ड जीन्स क्या होता है? कुछ इस तरह से जीन्स होता है, इस तरह से। इसी को बोलते हैं ना टेपर्ड जीन्स। तो उसी तरह टेपर्ड, यहाँ से यहाँ टेपर्ड मतलब तिरछा, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से ये टेपर्ड प्रॉप भी होता है। ये चीज जान लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ टिम्बर प्रॉप। किसी लकड़ी का खूंटा में जो एलबीसी होगा, एलबीसी का मतलब इसका लोड लेने की क्षमता। ये जो किसी लकड़ी का खूंटा में लोड लेने का जो क्षमता होगा, वो किन किन बातों पे निर्भर करेगा? पहला, L2D रेशियो यानी लेंथ टू डायमीटर रेशियो। दूसरा, मॉइस्चर कंटेंट, इसमें नमी कितना है। तीसरा, प्रेजेंट ऑफ डिफेक्ट्स, लकड़ी में कोई दोष तो नहीं है, ड्राई रॉट, सैप रॉट, वेट रॉट, क्रॉस ब्रेक, ये सब बीमारी तो नहीं है। स्पीसीज ऑफ टिम्बर, जो लकड़ी है, लकड़ी कौन से पेड़ का बना हुआ है, उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है लोड बेरिंग कैपेसिटी। अब यहाँ से सवाल आता है एलडी रेशियो। एलडी रेशियो का मतलब क्या होता है? लेंथ टू डायमीटर। अगर कोई प्रॉप है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो उसका रेशियो, इसका डायमीटर क्या होगा? डायमीटर ये होगा और लंबाई क्या होगा? ये होगा।
ये एल है, ये डी है। इसी का अनुपात को हम लोग बोलते हैं एलडी रेशियो। इसी का अनुपात को क्या बोलेंगे? एलडी रेशियो। मान के चलिए कि मेरा एल है, एल बराबर मान के चलिए लंबाई जो है मेरा प्रॉप का वो है सपोज कितना कर दे, 2 मीटर, 2 मीटर कर दें। 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर कर सकते हैं, बराबर 2000 mm भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है कि नहीं है? 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर बराबर दो, मतलब ये लंबाई 2000 mm है और डायमीटर मान के चलते हैं हम लोग ले लेते हैं इसका, कितना ले ले, 50 mm ले लेते हैं। इसका डी हो गया, तो एल टू डी रेशियो, तो एल मेरा कितना है जी? 2000 mm, डी कितना है जी? 50 mm। ये कट गया, कितना आ जाएगा जी? 40:1, यही आएगा ना, 40:1 एलडी रेशियो आया। ये एलडी रेशियो होगा। बोला गया है कि हायर द एलडी रेशियो लोअर द लोड बेयरिंग कैपेसिटी। जितना ज्यादा एलडी रेशियो होगा उतना कम एलबीसी होगा। ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा एलडी रेशियो होगा उतना कम लोड लेने की क्षमता होगी प्रॉप की। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए। 2 प्रॉप है तभी समझ में आएगा। 2 प्रॉप है, एक का जो लंबाई है सपोज ये 2000 mm है और ये 50 mm है डायमीटर, ठीक है। और एक और है मेरे पास प्रॉप, इसका जो लंबाई है वो 1000 mm है और डायमीटर और कम है। डायमीटर कितना कर दे हम? 20 mm कर देते हैं, ठीक है। इसका एलडी रेशियो क्या होगा? ये वाला प्रॉप का एलडी रेशियो क्या होगा? 2000/50, यही होगा। 40। और इसका एलडी रेशियो क्या होगा? 1000/2000, 200, सॉरी 200 नहीं 20, है कि नहीं? यही होगा ना जी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस Yes, सर, आ sir. रहा है। इसका Yes, एलडी sir. रेशियो रेड वाला का क्या होगा? ये कैंसिल आउट, और 50 50 × 200 मतलब 50:1। और इसका निकालते हैं, इसका कितना आ रहा है जी? ये कैंसिल आउट, ये 5 चौके 20 होता है, 40:1। ठीक है। तो एलडी रेशियो अनुपात किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है ना, है कि नहीं है? तो ये इसका अनुपात इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। एलडी रेशियो किसका? लाल वाला का ज्यादा है ना जी? एलडी रेशियो इसका ज्यादा है कि नहीं है? लाल वाला का ज्यादा है ना। क्यों लाल वाला ज्यादा है? क्योंकि इसका 50:1 है और काला वाला कितना है? 40:1। और हम क्या बोले हैं कि जिसका भी एलडी रेशियो ज्यादा रहेगा उसका लोड लेने की क्षमता कम होगा। देखने से भी लग रहा है, इसका डायमीटर देखिए कम है, लंबाई भी कम है, तो क्या होगा? कम लोड लेगा, है कि नहीं? एक और एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि लंबाई जो है ना सेम रखेंगे, डायमीटर चेंज कर देंगे। लंबाई क्या करेंगे? सेम रखेंगे, 2000 का ही होगा लंबाई, पर डायमीटर बदल देंगे। दोनों का लंबाई जो है वो सेम है, मतलब दोनों का लंबाई कितना मान लिया? मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 2000 mm, दोनों का है, ठीक है। इसका भी है और इसका भी है। इसका जो व्यास है मान के लिए ज्यादा बड़ा है, ठीक है, ये 50 mm रख देते हैं। और इसका जो व्यास है वो कितना रख देते हैं? 20 mm, पतला है कि नहीं? है कि नहीं? सही है, सही है, यस। तो इसमें नहीं है समझ। अब ब्लैक वाला का निकालते हैं एलडी रेशियो। इसका कितना है एलडी रेशियो? 2000/20 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? किसी को समझ में नहीं आ रहा तो अभी भी बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है सर। आ रहा है सर। और रेड वाला का कितना होगा? 2000/50। 50। अच्छा। ये कैंसिल आउट
और 5 चौके हो गया 20, मतलब 40:1। 40/1 बोल सकते हैं, 40:1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ब्लैक वाला का क्या होगा, ये कैंसिल आउट, 2 एकम 2, 100 आ गया, मतलब 100/1 यानी 1:1। सिंपल सा है। तो एलडी रेशियो देख रहे हैं, किसका ज्यादा आ रहा है? ब्लैक। हाँ, ब्लैक वाला ब्लैक वाला का। तो लोड लेने की क्षमता किसका कम होगा? ब्लैक वाले ये भी देखने से आ रहा है। आपसे ये पूछेगा कि डायमीटर मान के चलिए बढ़ गया किसी का, लंबाई उतना ही है, लोड लेने की क्षमता बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा और डायमीटर बढ़ गया किसी प्रॉप का, एलडी रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा घटेगा कि नहीं घटेगा? जी सर जी सर घट जाएगा ना, क्योंकि क्या है, ये अंश बटा हर का एक तरह का क्या है, ये एक तो फ्रैक्शन ही है। जी सर न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर होता है कि नहीं है? अगर आप नीचे को बढ़ाइएगा, नीचे वाला चीज को बढ़ाइएगा, तो ओवरऑल वैल्यू तो घटेगा ना, है कि नहीं है? जैसे 1/2, नीचे और बढ़ा दीजिए 1/3, सबसे कम कौन है? ये वाला है। नहीं बेटा 5। हर घटेगा तो जो डेसिमल है, जो फ्रैक्शन है, वो घटता चला जाएगा ना, है कि नहीं है? तो सवाल में आता है कभी कभी, बोलता है कि अगर डायमीटर है किसी का, बढ़ा देते हैं तो एलडी रेशियो क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन एलबीसी क्या होगा? एलबीसी क्या होगा? लोड लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सबको समझ में आना चाहिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज में, बता रहे हैं। डाउट है अभी पूछिए। एक ही जान लीजिए कि कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी भिन्न है, ठीक है, उसमें अगर नीचे वाला चीज को जितना बढ़ाएगा ना, वो हमेशा उसका वैल्यू घट जाएगा। जैसे कि 1.2 बराबर कितना होता है? 0.5। नीचे वाला बढ़ा दीजिए, 1.3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट कितना आएगा बताइए? के आसपास आएगा। घटा कि नहीं घटा? 0.5 और कर दीजिए तो कितना आएगा? 0.25 और घट गया। अगर नीचे वाला बढ़ाते जाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू घटता चला जाएगा। तो यहाँ एलडी रेशियो में नीचे कौन है? डी है। तो नीचे डी अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एलडी रेशियो कम हो जाएगा, है कि नहीं है? एलडी रेशियो कम हो जाए तो क्या होगा? एलबीसी ज्यादा होगा। ऐसे भी खुद सोच के देखिए ना, अगर मेरा 2 ठो बांस है मेरे पास, एक ठो मोटा है, एक ठो पतला है, कौन ज्यादा पावरफुल होगा? मोटा वाला है पतला वाला? मोटा वाला। सिंपल सा बात है, मोटा वाला ज्यादा पावरफुल, मतलब एलबीसी ज्यादा, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं चलिए, ये 4 चीज हैं जिसपे निर्भर करता है टिम्बर प्रॉप का एलबीसी, लोड बेरिंग कैपेसिटी। नीचे आते हैं और कॉक्स के बारे में बता चुके थे, इनका नाम है चॉकमेट, उसके बाद चॉक भी बोलते हैं, कॉक भी बोलते हैं, चॉकमेट मेटल माइस से बोलते हैं। कॉक्स या तो स्टील के हो सकते हैं या तो टिम्बर के हो सकते हैं। टिम्बर मतलब लकड़ी। अगर लकड़ी वाले की बात करें तो लकड़ी वाला जो कॉक अगर बनाते हैं तो उसका जो स्लीपर की न्यूनतम लंबाई होती है, मिनिमम लेंथ ऑफ स्लीपर जो होगा वुडन कॉक का, कितना होता है? 1.2 क्रॉस सेक्शन एरिया बताए थे आपको, 100/100 mm होता है कि नहीं है? जो मेरा कॉग रहेगा ना, कॉग का जो लकड़ी होगा ना, उसका क्रॉस सेक्शन तो कुछ होगा ना जी, 100/100 mm होगा ना, ये बताया गया। कॉक्स कहाँ पे इस्तेमाल होंगे? जंक्शंस में, 2 फेजेस में, जहाँ पे हाइट वगैरह 3 मीटर ज्यादा है वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉस बार यानी बार सपोर्ट भी बताए थे आपको हम। बार सपोर्ट ऐसे सपोर्ट होते हैं जो पूरी चौड़ाई, किसी रास्ते की पूरी चौड़ाई को सपोर्ट करते हैं। प्रॉप पूरा चौड़ाई को सपोर्ट करता है क्या? एक प्रॉप करता है क्या? नहीं करता है ना, कॉक भी नहीं करेगा। लेकिन क्रॉस बार एक ही बार में पूरा चौड़ाई को कवर करता है कि नहीं है? अब क्रॉस बार को कितनी तरह से लगा सकते हैं? या तो उसको कॉक पे सपोर्ट कर सकते हैं, या तो प्रॉप पे सपोर्ट कर सकते हैं, या तो सिंपली होल के अंदर डाल सकते हैं, या फिर स्पेशल क्लैंप की मदद से हम लोग इसको कर सकते हैं। स्पेशल क्लैंप्स यानी यू क्लैंप अगर कर देंगे कौन सा हो जाएगा?
सफारी सपोर्ट। सफारी सपोर्ट क्विक सेटिंग सपोर्ट है या मतलब स्लो सेटिंग सपोर्ट है? क्विक सेटिंग। का इस्तेमाल नहीं होता है। अब नेक्स्ट कौन सा है, एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ से है कॉक्स वगैरह हम लोग बात कर लिए थे ना, कॉक्स हो गया था, क्रॉस बार बता रहे थे। तो यहाँ पे ये भी है, रेगुलेशन नंबर 124 में नियम है कि जो हम लोग का क्रॉस बार होता है, क्रॉस बार के लिए जो साइड में होल करते हैं उसकी न्यूनतम गहराई कितनी होती है, मिनिमम डेप्थ कितनी होती है होल के? 50 सेंटीमीटर बताए थे ना। अब बताए थे कि जो लैगिंग्स इस्तेमाल करेंगे उसका रेट क्या होगा, क्रॉस बार का जितना लंबाई होगा उतना आपको देना पड़ेगा लैगिंग्स, मतलब जितना मीटर लंबा उतना नंबर ऑफ लैगिंग्स, मतलब 5 मीटर लंबा सर क्रॉस बार दोनों है। साइड 50 सेंटीमीटर करेंगे। बिल्कुल, सर गहराई एक साइड तो ज्यादा करेंगे ना सर, 1 मिनिमम मीटर है, करके। मिनिमम 50, दोनों साइड मिनिमम 50। आप 60 भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे थे। एक साइड तो 50 करेंगे तो दूसरा साइड तो उससे बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो वो अदर साइड इंसर्ट करेगा सर। कहने का मतलब नहीं समझा, मिनिमम लेंथ है ये, मिनिमम 50, दोनों कम से कम होना चाहिए। 50-60 कीजिए, 60-50 कीजिए, 50-100 कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, पर कम से कम 50 होना चाहिए। ठीक है। अब लैगिंग्स वगैरह के बारे में बात किया गया है कि जितना मीटर लंबा क्रॉस बार उतना नंबर ऑफ लैगिंग्स। 10 मीटर लंबा तो नहीं है, पर मान ही चलिए एग्जांपल दे रहे हैं, 10 मीटर लंबा क्रॉस बार होगा, 10 ठो लैगिंग देंगे। 4 मीटर लंबा मेरा अगर कोई क्रॉस बार सपोर्ट है तो 4 ठो लैगिंग देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रॉस बार के बारे में बात कर लेते हैं, सॉरी सफारी सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सफारी सपोर्ट क्या है, एक तरह का क्रॉस बार सपोर्ट है जो फ्रेशली एक्सपोज रूफ को सपोर्ट करने का काम में आता था, इसलिए हम विच वॉज लिखे, इज नहीं लिखे हम, विच वॉज। इसमें स्पेशल यू क्लैंप इस्तेमाल होता था, और एक क्लैंप एक यू क्लैंप को फिट करने के लिए 2 होल चाहिए, तो एक सफारी सपोर्ट के लिए 4 होल आपको चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि 2 क्लैंप चाहिए ना दोनों साइड, तो टोटल 4 होल चाहिए सफारी सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए। आज सपोर्ट भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज सपोर्ट देखिए पिक्चर, ये परमानेंट या फिर सेमी परमानेंट रास्तों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मेन ट्रैवलिंग रास्ता हो गया, पिट बॉटम हो गया। ये क्या है, परमानेंट स्थायी रास्ते हैं, जब तक खदान जीवित रहेगी, मतलब खदान जब तक चलती रहेगी तब तक वो रास्ते काम में आते रहेंगे। तो वैसे रास्तों में हम लोग आज सपोर्ट लगाते हैं। ये ना सिर्फ रूफ को सपोर्ट करते हैं बल्कि साथ ही साथ साइड को भी सपोर्ट कर लेते हैं, मतलब एक साथ रूफ और साइड्स दोनों को सपोर्ट करते हैं। और इनके कई सारे प्रकार हो सकते हैं, लकड़ी वाला, सॉरी स्टोन आर्च होता है, मतलब पत्थर से बना के आर्च। ठीक है, ब्रिक आर्च हो सकता है, ईंट से बना के आर्च सपोर्ट, या फिर इस तरह का लोहे वाला होता है स्टील आर्च। ठीक है, ये बहुत सारे हैवी रेल सेक्शन को वेल्डिंग करके बनाया जाता है, और बीच में क्या कर देंगे, लैगिंग्स वगैरह भर देते हैं। ठीक है, उसके बाद रूफ बोल्टिंग में आ जाइए। रूफ बोल्टिंग हम बता चुके हैं, रूफ बोल्टिंग एक्टिव सपोर्ट है। ठीक है, एक्टिव सपोर्ट का मतलब जो लगते ही तुरंत सपोर्ट ले लेता है उसको बोलेंगे एक्टिव सपोर्ट। जो ऊपर से वजन लगने के बाद सपोर्ट में काम आता है तो उसको क्या बोलेंगे, पैसिव सपोर्ट। है कि नहीं, जो लगते के साथ सपोर्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव। और जो क्या है कि चाल का वजन आने के बाद काम करता है तो उसको क्या बोलेंगे, पैसिव सपोर्ट। रूफ बोल्टिंग जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो बीम, कीइंग और सस्पेंशन थ्योरी, तीनों के बारे में अच्छे से हम बता चुके हैं। ठीक है, तीनों का डायग्राम भी हम देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, दोनों का डायग्राम, 3 डायग्राम तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, 2 ही डायग्राम दिख रहा है। पहला वाला देख लीजिए, वो बीम के रूप में सारे लेयर्स को बांध दिया, और दूसरा डायग्राम देखिए, नीचे वाला जो लेयर है वो झुकने वाला है, झुका हुआ है, जिसको क्या है, टांग के रखा हुआ है मजबूत रूप से। ये कौन सा थ्योरी हो गया, वो हमारा हो गया सस्पेंशन थ्योरी। आगे बढ़ते हैं। रूफ बोल्ट का स्पेसिफिकेशन, ये देखिए, रूफ बोल्टिंग का स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा जान लीजिए। रूफ बोल्टिंग की कम से कम जो लंबाई होगी वो 1.5 मीटर होगी, या फिर गैलरी का चौड़ाई का 1/3। हमेशा याद रखिए, गैलरी का चौड़ाई का 1/3 भी होता है। ठीक है, दोनों में से जो बड़ा हो, कम से कम 1.5 मीटर या गैलरी का चौड़ाई का 1/3। ठीक है, दोनों में से जो ज्यादा हो उतना हम लोग रखते हैं। ठीक है, मान के चलिए 4.8 मीटर मेरा गैलरी का चौड़ाई है, तो कितना होगा 4.8/3, इसका मतलब क्या है, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 1.6। 6 मीटर लंबा होना चाहिए।
डायमीटर जनरली 20 से 22 mm होगा। थ्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, जो चोरी किया हुआ रहता है, थ्रेडिंग देखें इस तरह से रहता है रूफ बोल्ट। सर जिसमें बोल्ट लगता है, नट लगता है। हाँ, थ्रेडिंग जो है ना वो 150 mm तक किया रहता है। 150 mm का मतलब 15 सेंटीमीटर तक किया हुआ रहता है, एक ही सिरा में होता है, दोनों सिरा में नहीं होता है। उसके बाद ये रिब्ड होता है, धारीदार होता है। और किस पदार्थ का बना होता है, माइल्ड स्टील या टीएमटी रिबार होता है। टीएमटी का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। अब आते हैं हम लोग बियरिंग प्लेट के ऊपर। जो बियरिंग प्लेट होता है, अब सामान्य आकार का बियरिंग प्लेट नहीं होता, अब यहाँ पे जो इस्तेमाल होता है वो डोम वाशर बियरिंग प्लेट होता है। इस तरह से इस तरह वाला यहाँ पे बियरिंग प्लेट होता है। कम से कम मोटाई कितना है, 8 mm। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, 150 बाई 150 mm, यानी 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है। बियरिंग प्लेट किस तरह का होगा, डोम वाशर बियरिंग प्लेट होगा। डायमेंशन बता दिए, 150 बाई 8 लेंथ, ब्रेथ और ऊंचाई है कि नहीं है। उसके साथ बीच में एक होल भी रहेगा। ठीक है, जो किसको एकोमोडेट कर ले, कॉनिकल सीट एंड नट। इसमें कॉनिकल सीट भी आता है कुछ इस तरह से, देखें ये वाला चीज, इसको बोलते हैं कॉनिकल सीट। देखें, देखिए यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा हो, दिख रहा है, ध्यान से देखिए, दिखाते हैं। ये दिखा, ये आपको दिख रहा है ये वाला चीज। ये तो आपका नट हो गया, रेड कलर में अच्छे से बनता है, ये नट हो गया। ये आपका दो मास्टर प्लेट हो गया। ये आपको कुछ दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी। यस सर। यही है कॉनिकल सीट, यही क्या है, कॉनिकल सीट है। आ गया, तो ये हो गया बेयरिंग प्लेट के बारे में। अब हम लोग आते हैं नट के बारे में। नट हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल का मतलब क्या हुआ, 6 उसका साइड होगा, है कि नहीं। ऐसे होगा ना, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह और इस तरह, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से, इस तरह ये से। तो बेंजीन बन गया सर। हाँ, और ये तो बेंजीन भी इसी तरह रहता है सर, कार्बन। बन गया, हाँ समझ लीजिए बेंजीन, C6H6 हेक्सागोनल उसका भी रहता है। थिकनेस इंपॉर्टेंट है, थिकनेस मोटाई कितना होता है, 30 mm होता है। मिनिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ रूफ बोल्ट, ये सर्कुलर में है, ये रट जाइए इसको। कितना होना चाहिए, 160 किलो न्यूटन। कितना, 160 किलो न्यूटन मिनिमम एलबीसी ऑफ रूफ बोल्ट। मिनिमम एलबीसी ऑफ रूफ बोल्ट कितना, 160 किलो न्यूटन, याद रहेगा। मिनिमम लोड एट विच डोम वाशर प्लेट विल बिकम फ्लैट। डोम वाशर प्लेट दिखाया था ना, इसी तरह से रहता है। ये मिनिमम इस पे लोड हो जाना, लोड कितना चाहिए कि ये इस तरह से हो जाए, मतलब ये जो है कॉनिकल सीट है ना पूरा फ्लैट हो जाए, तो उसके लिए कम से कम 14 टन लोड होना चाहिए, कम से कम है। यानी ये 15 16 17 जैसा मैन्युफैक्चर डिमांड करे, लगा तो 20 टन का बना दे, पर ये कम से कम 14 टन लोड पे ही फ्लैट होना चाहिए। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ रूफ बोल्ट है, पॉइंट एंकर्ड रेजिन, फुल कॉलम, सीमेंट ग्राउटेड। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इसलिए उसको छोड़ा गया है। नेक्स्ट अभी आते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें, हाँ एंकरेज टेस्टिंग में आ जाते हैं। देखिए एंकरेज टेस्टिंग ATM है ये, एंकरेज टेस्टिंग मशीन। ठीक है, स्टड है, हम देखिए गॉज, पंप, रैम, नट, सेंट्रल होल जैक, पुलिंग कॉलर, ब्रिज, ये सब चीजें इसमें होती हैं। कुछ इस तरह का मशीन, आप लोग शायद फैमिलियर भी होंगे इससे, देखे होंगे ना। ये एक मशीन है जिससे हम लोग रूफ बोल्ट की स्थिरता का पता लगाते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रूफ बोल्ट का हम लोग पता करते हैं इन होल में रूफ बोल्ट की स्थिरता, उसकी पकड़ को हम लोग जो जांच करते हैं ना, उसको बोलते हैं एंकरेज टेस्टिंग। जितने भी बोल्ट्स लगाए हैं उसका 10% ही हम लोग एंकरेज टेस्टिंग करते हैं। इस 10% में 9% जो है वो स्पेसिफाइड लोड पे करते हैं, स्पेसिफाइड लोड पे करते हैं हम लोग, डिजाइन लोड या स्पेसिफाइड लोड, जितना बताया गया है कि इस रेजिन कैप्सूल 5 मिनट में इतना टर्न, तो स्पेसिफाइड लोड हो गया। और 1% जो अपना रूफ बोल्ट होगा ना, उसका डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं, मतलब इतना
लोड देते हैं उसमें कि वो बाहर ही निकल के डैमेज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अब बात आता है कि जो एंकरेज टेस्टिंग होगा किसके देखरेख में होगा, तो या असिस्टेंट मैनेजर की देखरेख में होगा या फिर अनुभवी ओवरमैन की देखरेख में होगा। फिर बात करते हैं सीमेंट कैप्सूल वर्सेस रेजिन कैप्सूल। सीमेंट कैप्सूल को सूखी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, वाइल रेजिन कैप्सूल को भीगी हुई जगह में भी इस्तेमाल करते हैं। सूखी जगह में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं रेजिन कैप्सूल को, साथ ही साथ वेट प्लेस, भीगा हुआ जगह, पानी वाला जगह में भी आप रेजिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीमेंट कैप्सूल सिर्फ और सिर्फ सूखी जगहों पे ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेजिन कैप्सूल को प्रिफर किया जाता है वैसी जगह पे, वैसा जगह पे जहाँ पे RMR 40 से कम हो, वहां पे हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे, रेजिन कैप्सूल ही इस्तेमाल करेंगे। अब एंकरेज लोड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो एंकरेज लोड देखिए, सीमेंट कैप्सूल के लिए 30 मिनट में 3 टन, 2 घंटे में 5 टन, 24 घंटे में 10 टन, 28 दिन में 12 टन। 30 मिनट में कितना बोल रहा है, 3 टन, तो 30 का 3 जो है ना इधर लिख दिए तो हो गया 3 टन। अब 2 घंटे में कितना टन, तो 3 इधर लिखे हैं, इधर 2, 3 2 पर कितना हो गया, 5 टन, तो ये 5 हो गया, 3 + 2 5 टन हो गया। अब 5 दूना 2 कितना हो गया, 10, तो ये 24 घंटे में होता है ये, और 28 दिन में ये 12 टन लेता है। 15 मिनट का 5 निकाल के इधर लिख दीजिए तो ये हो गया 5 टन लोड 15 मिनट में, और 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 10 टन। ये याद कर लीजिए, 15 मिनट में 5 टन, 20 मिनट में 10 टन। सीमेंट कैप्सूल 30 मिनट में 3 टन, 2 घंटा में 5 टन, 24 घंटे में 10 टन, 28 दिन में 12 टन, 15 मिनट 5 टन, 20 मिनट में 10 टन। याद रहेगा, कोई दिक्कत? नोट्स वगैरह तो शायद हम अपलोड कर ही दिए होंगे। सर ये रेजिन कैप्सूल है वो 24 घंटे में कितना देगा सर? 24 घंटे में सर स्पेसिफिक मिनिमम 10 टन तो आपका 20 मिनट में ही लेता है, तो 24 घंटे में सर लिखा हुआ नहीं है कहीं, तो सब 14 12 14 मिनिमम तो आपको एंकरेज लोड बताया ना, कम से कम 160 किलो न्यूटन होना चाहिए। 12 से 18 से होता हाँ 12 18 12 के ज्यादा ही लेगा, स्पेसिफाइड है नहीं स्पेसिफाइड है, तो इतना लिख दिए हम। ठीक है, आते हैं RMR के ऊपर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। RMR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रॉक मास रेटिंग। एक RQD भी होता है, RQD क्या होता है बताइए? रॉक क्वालिटी रॉक क्वालिटी डेविएशन। लोग पढ़ रहे हैं RMR। तो 0 से 20 अगर रहेगा तो वेरी पुअर, 20 से 40 रहेगा तो पुअर, 40 से 60 रहेगा तो फेयर, 60 से 80 रहेगा तो गुड, 80 से 100 रहेगा तो वेरी गुड, है कि नहीं है? जिसका सब नंबर ज्यादा रहेगा उसको कौन फर्स्ट आता है ना, जिसका कम नंबर आता है वो सेकंड रहता है, जिसका उससे भी कम नंबर आता है थर्ड, उससे भी कम नंबर है तो फोर्थ, तो जिसका सबसे कम नंबर है फिफ्थ आता है। ये क्या हो, क्लास ऑफ। तो 0 से 20 का क्लास क्या होगा, 5 वेरी पुअर, 20 से 40 पुअर रहेगा, 40 से 60 फेयर, 60 से 80 गुड, तो वेरी गुड। RMR 5 घटकों के ऊपर जो है गणना किया जाता है, इसका 5 पैरामीटर्स के ऊपर इसका कैलकुलेशन होता है। नाम क्या क्या है, लेयर थिकनेस, स्ट्रक्चरल फीचर्स, रॉक वेदरेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, ग्राउंड वाटर सीपेज। इसमें जो मैक्सिमम नंबर इसमें दिया जाता है वो दिया जाता है लेयर थिकनेस के ऊपर। देखिए RMR आप समझ सकते हैं कि RMR जो हम लोग समझ इसको ऐसे समझिए कि हम लोग का जो एग्जामिनेशन होता था चाहे स्कूल लेवल पे या कहीं से भी, कई सारे सब्जेक्ट होते थे। मान लीजिए 10th का ही एग्जाम होता था, उसमें या 11 12th का एग्जाम हो गया, मान लीजिए 12th का एग्जाम, 12th में एग्जाम हुआ तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट रहता था, एक होता था मैथ्स, एक होता था फिजिक्स, एक तो केमिस्ट्री, एक होगा इंग्लिश, और एक मान के चलिए PH। 5 पेपर होते थे, 5 में से सब में 100 नंबर, सब हालांकि सब में मैक्सिमम मार्क्स 100 हो सकता है ना, सब में मैक्सिमम मार्क्स कितना हो सकता था, 100। जिसमें हम लोग को किसी में मिला 60, किसी में मिला 20, किसी में मिला 40, किसी में मिला, ठीक है, सबको जोड़ जाड़ के एवरेज निकलता था और वो हमारा परसेंटेज होते थे। RMR भी उसी तरह से है, RMR भी क्या एक तरह का ओवरऑल स्कोर है,
इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा है? लेयर थिकनेस है, स्ट्रक्चरल फीचर है, रॉक वेदरबिलिटी है, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक है और ग्राउंड वाटर सीपेज। ये 5 सब्जेक्ट है, जिसमें लेयर थिकनेस मैक्सिमम मार्क्स इसमें है 30 मार्क्स इसमें मिल सकता है, इसमें 25 मिल सकता है, इसमें 20 मिल सकता है, इसमें 15 मिल सकता है और इसमें 10 मिल सकता है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। एक ट्रिक है जिससे आप पांचों का पांचों नाम याद रख सकते हैं, उसका नाम है फ्लेम सेफ्टी लैम्प ग्रेट है। ठीक है, क्या नाम ट्रिक इसको दिए हैं? फ्लेम सेफ्टी लैम्प ग्रेट है, FSL ग्रेट है। ग्रेट का GR बड़ा लिखेगा, बाकी सब ऐसा लिखिएगा। जो बड़ा बड़ा अक्षर है उसका मतलब है, छोटा छोटा अक्षर और हिंदी का कोई मतलब नहीं है। F से क्या आ जाएगा? फीचर। फीचर का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल फीचर। एस से क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ रॉक। L से क्या होगा? लेयर थिकनेस। G से ग्राउंड वाटर सीपेज। R से रॉक वेदरबिलिटी। याद रहेगा? फ्लेम सेफ्टी लैम्प ग्रेट है, ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा? यस सर। यस सर। चलिए, RQD क्या होता है सर? रॉ क्वालिटी डेजिग्नेशन होता है, वो भी एक तरह का उसमें बताया जाता है कि रूफ का क्लास 0 से उसमें एक्सीलेंट तक जाता है। ठीक है, उसमें भी रहता है 0 से 20 30 इस तरह से रहता है, उसमें भी RQD 0 से 25। 25 रहता है भाई। ठीक है, 0 से 25, फिर 25 से 50, 50 से फिर अपना रहता है 75। 75, 75 से फिर 90, 90। 90 से 100, 90 से 100 एक्सीलेंट तक जाता है। मतलब इसमें वेरी गुड है ना, उसमें एक्सीलेंट तक जाता है। तो अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो RMR की हम लोग गणना करते हैं, वो चाल का ही गणना होता है ना, रूफ का ही गणना होता है। तो रूफ में सैंपल लेते हैं कोयला का और फिर उसको लैब में जाके टेस्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे जो 5 चीज बताए ना उसका, तो जो हम लोग गहराई, जो हम लोग कोई रूफ का गहराई का जो कोयला लेते हैं ना RMR निकालने के लिए, 2 मीटर का होता है। रूफ से 2 मीटर कोयला जो है हम लोग लेके लैब में टेस्टिंग करते हैं। लेयर थिकनेस, ठीक है, फीचर्स, वेदरबिलिटी, ग्राउंड वाटर सीपेज, ये सब जो चीज है ये सब हम लोग गणना करते हैं। अगर बहुत सारा अब मान के चलिए कि मेरा रूफ में तो एक तरह का तो जनरली पत्थर तो रहता नहीं है, कई तरह के पत्थर होते हैं, है कि नहीं है? मान के चलिए बहुत तरह के अलग अलग जो है बेड्स हैं। ठीक है, अलग अलग RMR फिर निकलेगा और फिर सभी RMR, सभी बेड का RMR निकाल के जो कंबाइंड RMR निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा कि सभी बेड का RMR इंटू उनका बेड थिकनेस और डिवाइड बाई जितना भी बेड है उनका जितना थिकनेस है RMR को उनको जोड़ देना है। इस तरह से निकलता है। पॉल कमिटी रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए। पॉल कमिटी जो चीज दिया है वो दिया है बोल्ट डेंसिटी। ठीक है, पॉल कमिटी में बताया गया था बोल्ट डेंसिटी। जैसे प्रॉप डेंसिटी क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना प्रॉप हम लोग देते हैं उसको बोलेंगे प्रॉप डेंसिटी। उसी तरह 1 मीटर एरिया रूफ में जितना नंबर ऑफ बोल्ट देंगे उसको बोलेंगे बोल्ट डेंसिटी। पुअर रूफ रहेगा तो 1.2 से लेके 1.5 बोल्ट पर मीटर स्क्वायर देंगे। फेयर रूफ रहेगा तो 1 बोल्ट पर मीटर स्क्वायर देंगे। गुड रूफ रहेगा तो 0.7 बोल्ट पर मीटर स्क्वायर देंगे। साथ ही साथ जंक्शन में बोल्ट डेंसिटी 25% बढ़ा भी देंगे। ठीक है, हेलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो, नहीं सर। नहीं। अब आते हैं फ्रेशली एक्सपोज रूफ। फ्रेशली एक्सपोज रूफ और एक्सपोज रूफ दोनों अंतर चीज है। एक्सपोज रूफ एरिया डिप्लेयरिंग वाला टाइम में हम लोग बोलते हैं। स्लाइसिंग करते जाते हैं ना, जो रूफ होता है उसको बोलते हैं एक्सपोज एरिया या एक्सपोज रूफ। लेकिन फ्रेशली एक्सपोज रूफ का मतलब जो हम लोग डेवलपमेंट में ब्लास्टिंग करते हैं, तो जो नया चालू भरता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेशली एक्सपोज रूफ। तो ब्लास्टिंग के बाद जो चाल उत्पन्न होता है उभरता है उसको बोलते हैं फ्रेशली एक्सपोज रूफ। प्लस जो चाल उभरा उसके 10 मीटर के दायरे में जितने भी रूफ आएंगे सब फ्रेशली एक्सपोज रूफ के श्रेणी में आते हैं। रोप स्टिचिंग के बारे में हम बता ही दिए थे रोप स्टिचिंग में कि वीक सेल को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये सेल रूफ को अंदर से भी सपोर्ट करता है और बाहर से भी सपोर्ट करता है। अंदर से कैसे सपोर्ट कर रहा है? रूबोल्ट की मदद से, जे हुक डाले हैं। बाहर से कैसे कर रहा है? रोप से। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि अंदर से जे बोल्ट की मदद से रूप सपोर्ट करेगा और आउटसाइड से हॉलेज रस्सा ये स्टिचिंग रोप से ये आपका हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। फिर आता है 4 पोलिंग।
फोर पोलिंग एक टेम्पररी सपोर्ट है, अस्थाई सपोर्ट है। अगर कोई फॉल्ट एरिया हो गया जहां, या फिर जहां पे मेरा जो चाल है वो भुरभुरा है, क्रस्ट रूफ है, चूर चूर चाल जहां पे है, तो वहां उस जगह को पार करने के लिए हम लोग फोर पोलिंग सपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। और ये एक तरह का अस्थाई सपोर्ट है। जब भी उस जगह को हम लोग क्रॉस कर गए तो वहां पे परमानेंट सपोर्ट हम लोग कर देते हैं। बिल्डिंग प्रॉप्स के बारे में भी हम आपको बताए थे ना जी। बिल्डिंग प्रॉप के बारे में ये देखिए, फ्रिक्शन प्रॉप है, ये वाला पोर्शन, ये फ्रिक्शन प्रॉप है। दिख रहा है क्लैंप्स वगैरह होगा, दिखा जी, ये क्लैंप्स वगैरह दिख रहा है ना, ये क्लैंप, ये फ्रिक्शन प्रॉप है, ये हाइड्रोलिक प्रॉप होगा। ठीक है, तो यील्डिंग प्रॉप क्या बताए थे हम, वैसा प्रॉप जो अपनी हाइट अकॉर्डिंग टू रूफ प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं, उनको बोलेंगे यील्डिंग प्रॉप। दो तरह के प्रॉप होते हैं यील्डिंग प्रॉप, फ्रिक्शन एंड हाइड्रोलिक। फ्रिक्शन प्रॉप फ्रिक्शन सिद्धांत पे काम करते हैं। हाइड्रोलिक प्रॉप में स्पेशल तरह का द्रव्य पदार्थ रहता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड। इस हाइड्रोलिक फ्लूइड में 95% पानी रहता है और 5% तेल रहता है। पैकवॉल सपोर्ट लॉन्ग वॉल माइनिंग, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में यूज होने वाला एक तरह का सपोर्ट है, जिसमें 3 से 6 मीटर तक के अंतराल पे पैरेलल वॉल्स इरेक्ट करते हैं, 3 से 6 मीटर के अंतराल पे, और इन्हीं वॉल्स के बीच में क्रॉस वॉल बनाते हैं 6 से 10 मीटर के अंतराल पे, और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, सैंड स्टोन वगैरह सब भर देते हैं। इसको थोड़ा सा डायग्राम सब बताते हैं। सपोज ये मेरा लॉन्ग वॉल फेस है, मान लीजिए, ठीक है, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग है। ठीक है, क्या है, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, फेस मेरा आगे जा रहा है। ठीक है, उतना अच्छा से हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, बस हमको समझाना है। तो क्या गोफ तो बनते जा रहा है ना जी, इधर हम मान के चलिए सॉफ्ट फिलर छोड़ दिए, ये गोफ एरिया है, ये गोफ एरिया है। तो करते क्या है यहाँ पे हम लोग, वॉल खड़ा कर, वो दीवार बनाते हैं। दीवार कितना मीटर के अंतराल बनाते हैं, 3 से 6 मीटर के अंतराल पे बनाते हैं। ठीक है, एक दीवार यहाँ पे बना दिए, 3 से 6 मीटर के बाद ऐसा एक और दीवार बना दिए, 3 से 6 मीटर के बाद और एक और दीवार बना दिए, और एक और 3 से 6 मीटर के बाद दीवार बना दिए। ठीक है, ये हो गया 3 से 6 मीटर के ऊपर दीवार बना। आप क्रॉस दीवार बनाते हैं, क्रॉस दीवार हरा रंग से बना रहे हैं। क्रॉस दीवार क्या होता है, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री पे। ठीक है, वो 6 से 10 मीटर के अंतराल बनाते हैं। यहाँ पे बना दिए, पहले तो अंदर बनाएंगे यहाँ पे। अब बनाने से पहले क्या है ना, जो भी अंदर का पदार्थ है यहाँ पे हम लोग रेत वगैरह सब, बालू आलू सब भर देंगे, और फिर यहाँ पे, ठीक है, 6 से 10 मीटर के अंतराल पे हम लोग बनाएंगे दीवार। ठीक है, ये 6 से 10 मीटर होगा इस तरह से, और यहाँ पे दीवार बना देंगे, इसके अंदर जो भी है अज्वलनशील पदार्थ वगैरह भर देंगे। इस तरह का जो सपोर्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, पैक वॉल सपोर्ट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। यस सर। सब्सिडेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सब्सिडेंस, लोअरिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस एंड स्ट्रक्चर स्टैंडिंग इन इट इज कॉल्ड एज सब्सिडेंस। सरफेस का नीचे हो जाना, और साथ ही साथ सरफेस में जो भी ढांचा है खड़े, वो भी नीचे हो गए, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सिडेंस हो गया। माइनिंग क्षेत्र में जो सब्सिडेंस है अंडरग्राउंड, वो अंडरग्राउंड माइनिंग से ही होता है, मतलब अंडरग्राउंड माइनिंग के कारण ही होता है। जब रूफ, गोफ के ऊपर का जो रूफ है, अगर वो ढंग से सपोर्ट नहीं रहता है, प्रभावी ढंग से सपोर्ट नहीं रहता है, तो सारा जो है रूफ क्या हो जाता है, फॉल होकर सीधा मेन फॉल में कन्वर्ट होता है। मेन फॉल होगा तो फिर सब्सिडेंस हो जाएगा। सब्सिडेंस का जो पहला संकेत है वो क्या है, सरफेस पर छोटे छोटे क्रैक्स, स्मॉल क्रैक्स ऑन द सरफेस, जो धीरे धीरे क्या करेंगे, चौड़े होते जाएंगे, और फिर समय के बाद बहुत बड़ा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा जो है जमीन धंस जाएगा, वो आपको दिखेगा। एंगल ऑफ ड्रॉ इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ ड्रॉ किसके बीच का एंगल है, वर्टिकल लाइन एंड लिमिट लाइन। एंगल ऑफ ड्रॉप इंडियन माइनिंग कंडीशन में पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी क्षेत्र सब्सिडेंस से प्रभावित हैं, ठीक है, ठीक है, जो भी क्षेत्र मेरा सब्सिडेंस से प्रभावित है सरफेस में, वो हमेशा बड़ा होगा, जितना हम लोग कोयला भूमिगत भाग में निकाल रहे हैं उस एरिया से ज्यादा ही होगा, तो इसलिए वो पॉजिटिव होता है। लिमिट लाइन आपको बताए थे, पॉइंट ऑफ जीरो सब्सिडेंस, और भूमिगत जहां से कोयला निकाल चुके हैं, कोयला या सिंध का जो किनारे जो जगह है, उसको हम लोग बोलेंगे, उस लाइन की जो जोड़ने वाला लाइन को बोलेंगे लिमिट लाइन। फिर तीन चार एरिया उसको जान लीजिए, क्रिटिकल, सब क्रिटिकल
एंड सुपर क्रिटिकल। अगर ठीक है, अगर मेरा जो एक्सकावेशन है एरिया है ना, क्रिटिकल एरिया, जिसका मतलब क्या, एक तरह का एरिया ही होगा, क्या होगा, एरिया ही होगा ना, ये तीनों एरिया है, क्रिटिकल सब क्रिटिकल, तो एक तरह का क्या क्षेत्रफल ही है। किस चीज का क्षेत्रफल है? अगर जो हम उत्खनन के भूमिगत भाग मान के चलिए, ऐसा हम लोग उत्खनन किए हैं, मतलब कोयला निकाले हैं भूमिगत भाग में, जिससे ठीक है सरफेस में जो सब्सिडेंस है वो किसी एक बिंदु पर ही हो रहा है, तो हम लोग उस क्षेत्रफल को जो भूमिगत भाग में स्थित है बोलेंगे क्रिटिकल एरिया। जैसे कि इस डायग्राम में हमारा ए है, ये भूमिगत भाग में हम लोग इतना सा उत्खनन किए हैं जिसके कारण से सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे जो है, सॉरी ग्रीन वाला है, ये ए नहीं है, बी ग्रीन वाला है, बी वाला है, ये बी वाला देखिए, इतना सा उत्खनन करने पे मेरा एक पॉइंट पे सरफेस में सब्सिडेंस हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, ये क्रिटिकल एरिया है। सब क्रिटिकल एरिया वह एरिया होगा भूमिगत माइनिंग का जो कि इतना छोटा हो जिसके कारण सब्सिडेंस हो ही नहीं सकता सरफेस में, जैसे कि इस डायग्राम में ये है हमारा, ये का जो क्षेत्रफल इतना कम है जिसके कारण जो है सरफेस तक ये पहुंच ही नहीं पा रहा है, सब्सिडेंस नहीं होगा, तो उस क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे, सब क्रिटिकल। और सुपर क्रिटिकल वह क्षेत्रफल होगा भूमिगत उत्खनन का जिसके कारण एक से ज्यादा बिंदुओं पर सरफेस सब्सिडेंस हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर क्रिटिकल एरिया। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट सी देख रहे हैं, पॉइंट सी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ बहुत सारे, यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है वो सब्सिडेंस हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक सब्सिडेंस हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये हुआ सुपर क्रिटिकल एरिया। वन लाइनर्स थोड़ा जान लीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पावर सपोर्ट जान लीजिए, क्रॉनिकल लिखा हुआ है, क्रोनोलॉजिकल होता है यहाँ पे, क्रॉनिकल नहीं होगा, क्रोनोलॉजिकल क्रम। सबसे पहले जो पावर सपोर्ट की श्रेणी में सबसे पहले आता था फ्रेम, उसके ऊपर डेवलप होके आया हाइड्रोलिक, फिर आया लिंक बार एंड फ्रिक्शन सपोर्ट, और उसके बाद आया पावर सपोर्ट। यानी पावर सपोर्ट सबसे लेटेस्ट टाइप ऑफ सपोर्ट है, मतलब अगर पावर सपोर्ट की बात करें तो जैसे इवोल्यूशन ऑफ मैन देखते हैं ना, पहले बंदर थे, फिर थोड़ा सा इंसान टाइप का, फिर और इंसान अभी अभी है, इसी तरह सब पावर सपोर्ट की बात करें तो पहले पावर फ्रेम सपोर्ट था, फ्रेम से हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक से लिंक बार एंड फ्रिक्शन, और फिर आया प्रॉप। अंडर सेट प्रॉप के बारे में एक थोड़ा सा लाइन याद कर लीजिए कि प्रत्येक 1 डिग्री की ढाल पर, सॉरी प्रत्येक 6 डिग्री ढाल सिम के ढाल पर 1 डिग्री हम लोग अंडर सेट प्रॉप घुमाते हैं, मतलब सिम का ढाल जो है ना, प्रत्येक 6 डिग्री पर हम 1 डिग्री जो है प्रॉप को हम लोग तिरछा करते हैं, ये इसमें बताया गया है। कॉर्नर प्रॉप्स विथ कॉग्स, ठीक है, कॉर्नर प्रॉप के साथ कॉग लगाने का जो चीज है वो कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, रिपेयरिंग एरियाज में, और वैसे रोडवेज में जहाँ का हाइट 3 मीटर ज्यादा है। ब्लास्टिंग से पहले आपको फेस में 0.6 मीटर तक आपको सपोर्ट करके रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ब्लास्टिंग नहीं कर रहे हैं मान चलिए फेस में अभी, तो 1.8 मीटर तक आप जो है बिना सपोर्ट के फेस को छोड़ सकते हैं। ये हो गया हमारा वन लाइन से। एक और चीज है रूफ क्रैक, या फिर जो अपने अगर मान के चले किसी रूफ में क्रैक है या स्लिप आ गया है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग पेयर ऑफ क्रॉसबार या फिर पेयर ऑफ कॉग, एक कॉग का जोड़ा या फिर एक क्रॉसबार का जोड़ा विथ सुटेबल लाइनिंग, उचित लाइनिंग के साथ हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा कंप्लीट। और किस क्या चीज कंप्लीट हो गया जी, हमारा हो गया ये माइन सपोर्ट पूरा कंप्लीट। ठीक है, Recording stopped. हेलो हेलो, यस सर। तो थोड़ा सा अभी एनसीडे भी कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा ही पढ़ लीजिए आज, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, नहीं सर। एनसीडे ना, एनसीडे जी के प्रधान है, एनसीडे बुक भी ऐसा ही लोग हमको दिया था, ये लोग कोई बुक हमको दिया था। आप लोग के पास अगर एनसीडे का अच्छा पीडीएफ है ना तो भेजिएगा ना, कोई हमको पिछला वाला शायद बैच में हमको भेजे थे, मतलब ऐसा लग रहा है कि फोटो खींच के भेज दिए हैं, अजीब टाइप से है। माइन इन्वायरमेंट से पहले माइनिंग सपोर्ट कौन सा चैप्टर में जी, देखिए तो नया जो एनसीडे है 5 नंबर पे सर। 5 नंबर, ये माइनिंग मेथड, ये चैप्टर नंबर अच्छा 1 है ना, आगे बढ़ना होगा।
पांच नंबर ब्लास्टिंग के बाद है। ब्लास्टिंग के बाद है क्या? चैप्टर नंबर 13। ये कहाँ से आ गया? एनसी डे चैप्टर नंबर मिनरल ड्रेसिंग से पहले सर्विंग, जूलॉजी, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, रॉक मैकेनिक्स एंड रूफ सपोर्ट आ गया। फटाफट इसको भी हम लोग कर लेते हैं। सबको इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा ना, हम अकेले आंसर Recording in progress. ठीक है? सबको दिखाई दे रहा है? फटाफट आंसर बताना है आपको, ठीक है? सबको दिख रहा है? रिकॉर्डिंग ऑन है सर। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है? ठीक है, इसको हम अपलोड नहीं करेंगे कभी, जिसकी लिंक वगैरह दिखाना हो तो, ठीक है? चलिए, सबसे पहला सवाल यही है कि अकॉर्डिंग टू CMR, अच्छा हम लोग ये कंप्लीट नहीं किए ना, हम क्यों बता रहे हैं उसको? स्कैम की होगा सर। एक सेकेंड, हम आपका कंप्लीट किए ही नहीं है तो हम क्यों बता रहे हैं? आपका माई सपोर्ट खत्म थोड़ी ना हुआ है, और कोल माइस रेगुलेशन बचा हुआ है। स्कैम बचा हुआ है। Recording stopped. एक सेकेंड, हम रेगुलेशन ही खोल देते हैं। CMR रेगुलेशन दो तीन रेगुलेशन है, ज्यादा नहीं है, उसके बाद देख लेंगे। हाँ आ गया जी। म्यूट कर लो यार, म्यूट कर लो। 122 123 आ गया कोशिश करेंगे फटाफट खत्म करने का। Recording in progress. हम लोग का रेगुलेशन खत्म हुआ ही नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ गए थे। चलिए रेगुलेशन 123 डिस्कस कर लेते हैं, अभी रेगुलेशन ही डिस्कस करेंगे पूरा, माई सपोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज है। तो स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, तो बोला गया है कि हर खदान के ओनर, एजेंट एंड मैनेजर, ठीक है, हर खदान के ओनर, एजेंट एंड मैनेजर सॉल्व, प्रिपेयर, फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट, तीन चीज है, प्रिपेयर, फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट। क्या करेंगे? स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान को बनाएंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। किस आधार पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक स्टडी, कंसिडरिंग जियोटेक्निकल डेटा, इंफॉर्मेशन एंड मेथड ऑफ डेवलपमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल और द एक्सकावेशन। मतलब बना तो रहे ओनर, एजेंट, मैनेजर, ठीक है, और साथ ही इसको लागू भी कराएंगे स्कैम को। किस आधार पे? ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन पे, यानी साइंटिफिक स्टडी पे। किस चीज को कंसिडर करते हुए? उस खदान का, उस सीम का जियोटेक्निकल डेटा, इंफॉर्मेशन एंड मेथड ऑफ डेवलपमेंट, यानी किस तरह से आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, किस विधि से कोयला का उत्खनन भी कर रहे हैं, मतलब डिप्लेयरिंग वगैरह हो गया, फिर जो भी कंटिन्यूस पैनल लगा रहे हैं या लॉन्ग वॉल से ही चला रहे हैं, तो ये क्या है आपका कोयला निकालने का मेथड और एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल या एक्सकवेशन। इस आधार पे ही स्कैम बनेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? जियोटेक्निकल डेटा, इंफॉर्मेशन मेथड ऑफ डेवलपमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल और एक्सकवेशन, इन आधार के ऊपर जो है हमारा स्कैम बनाया जाएगा। और इस स्कैम में एक चीज और अहम बात है कि इस स्कैम के अंदर एक सपोर्ट प्लान भी होगा। इसके अंदर ही, स्कैम के अंदर ही एक सपोर्ट प्लान होगा, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे हम लोग रूफ और साइड्स, किस चीज का रूफ एंड साइड्स? वर्किंग प्लेस का, भूमिगत वर्किंग प्लेस का जो रूफ एंड साइड्स है, उसको कैसे सही कर सकते हैं, कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, ये इसमें बताया जाएगा। उसके बाद सेकंड जो लाइन है वो बताया गया, सेकंड क्लॉज, द ओनर, एजेंट एंड मैनेजर, ठीक है, यहाँ पे देखिए एंड है, कोई किसी को और नहीं बोला गया कि ओनर या फिर एजेंट या मैनेजर, नहीं, तीनों मिलके बनाएंगे। यहाँ भी तीनों मिलके कि ओनर, एजेंट एंड मैनेजर शैल सबमिट अ कॉपी, ठीक है, सबमिट
ठीक है, किस चीज को सबमिट कर रहे हैं जी? अ कॉपी ऑफ स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान टू द रीजनल इंस्पेक्टर who may at any time by an order in writing require such modification as he may specify therein। मतलब अब ओनर एजेंट मैनेजर तो बना लिए स्कैम, अब बनाने के बाद भी इसका एक कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर को भेजना है। ठीक है, अब हालांकि रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो बोलेंगे कि इसमें बदलाव करो, तो फिर बदलाव करना पड़ सकता है, पर भेजने का काम भी ओनर एजेंट मैनेजर का ही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सब रिलेशन 2, द ओनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन हैविंग वर्किंग्स बिलो ग्राउंड shall before commencing any operation frame in consonance with the starter control and monitoring plan framed by submission 1 and with due regard to engineering classification of starter, local geological condition, system of work, mechanization and past experience and enforce support plan specifying in relation to each other working workplace and type and specification of support and their interval। मतलब क्या है कि ओनर एजेंट मैनेजर प्रत्येक खदान के जिसमें उनके पास भूमिगत वर्किंग प्लेसेस हैं, तो कोई भी काम करने से पहले स्टार्टा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान, ठीक है, जो हम लोग बनाए हैं, ठीक है, उसको ध्यान रखते हुए और प्लस स्टार्टा का इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन, स्तरों का इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन के मद्देनजर रखते हुए, लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, सिस्टम ऑफ वर्क, मशीनीकरण यानी मैकेनाइजेशन और पूर्व अनुभव यानी पास्ट एक्सपीरियंस रखते हुए क्या करेंगे? वो सारा चीज को लागू करेंगे और साथ ही साथ जो अपना सपोर्ट प्लान है उसको भी लागू कराएंगे। इस सपोर्ट प्लान में भी और कई चीज रखी जाएगी। क्या चीज उसमें दिखाई जाएगी? इन रिलेशन टू ईच वर्किंग प्लेसेस द टाइप एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ सपोर्ट एंड इंटरवल। सपोर्ट प्लान में रहेगा कि किस किस तरह के सपोर्ट हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन विशेषताएं क्या क्या हैं और कितने अंतराल पे लगाई जाएंगी। तो जो ओनर एजेंट मैनेजर है वो बना रहा है स्कैम जियो टेक्निकल डेटा, मेथड ऑफ डेवलपमेंट, एक्सट्रैक्शन और एक्सकवेशन के आधार पे, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल के आधार पे, प्लस जो उसके अंदर एक क्या है, उसके अंदर क्या है कि सपोर्ट प्लान भी है। अब सपोर्ट प्लान जो है हम लोग बना रहे हैं वो किस किस बातों पर निर्भर कर रहा है? ठीक है, वो है स्टार्टर कंट्रोल इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्टर, लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन, सिस्टम ऑफ वर्क, मैकेनाइजेशन, पास्ट एक्सपीरियंस। इसका एक फॉर्मूला हम बताए थे, मतलब याद करने का, SMP को हुआ EL को मिला EL अर्न लिव SMP सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। नाम इसका अजीबोगरीब है, पर इससे आप ना स्कैम का जो सपोर्ट प्लान है उसमें क्या क्या चीजें चाहिए रहती है, इसके आधार पे बनती है, वो याद कर सकते हैं। एस से हमारा क्या हो गया? सिस्टम ऑफ वर्क, M से मशीनीकरण यानी मैकेनाइजेशन, P से पास्ट एक्सपीरियंस, E से इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्टा एंड L से लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? यस सर। विड्रॉल सपोर्ट अलग चीज है, वो अलग चीज में भी आएगा, इसमें कुछ नहीं। अभी सर देखिए, फिर से बताइए ना एक बार। SMP को मिला EL, ठीक है, SMP को क्या मिला? EL मिला जी। तो जो हिंदी वाला शब्द है उसको कुछ नहीं, उसका मतलब है इंग्लिश वाले शब्द का मतलब। S से सिस्टम ऑफ वर्क, M से मैकेनाइजेशन, P से पास्ट एक्सपीरियंस, E से हो गया इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटा और L से हो गया लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, थैंक यू सर। अब बोला गया है कि वैसे खदान जो पहले इस रेगुलेशन के आने से पहले ही डेवलपमेंट ऑपरेशन कर चुके हैं, अ माइन वेयर डेवलपमेंट ऑपरेशन आर ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, जो पहले से डेवलपमेंट कर चुके हैं, द सपोर्ट प्लान शैल बी फ्रेम्ड एंड इन्फोर्स्ड विद 30 days ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशन। मतलब जब ये रेगुलेशन आया 27 नवंबर 2017, तो उसके 30 दिन के अंदर आपको अपने जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग खदान है, वर्किंग है, वहां पे आपको सपोर्ट प्लान बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ लागू भी करना होगा। उसके बाद और क्या है? द मैनेजर, अब यहाँ मैनेजर का चीज आ गया। मैनेजर शाल एटलीस्ट 30 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एनी ऑपरेशन सबमिट अ कॉपी ऑफ सपोर्ट प्लान टू द रीजनल इंस्पेक्टर। बस इतना ही जानिए। वैसे मॉडिफिकेशन चीज बता सकते हैं पर इसको जानने की जरूरत नहीं। बोला गया है कि स्कैम को तो कौन भेज रहा है? एजेंट, ओनर एंड मैनेजर, यही है ना, तीनों भेज रहे हैं ना स्कैम को। लेकिन जो सपोर्ट प्लान है उसको सिर्फ मैनेजर भेजेगा। कब भेजेगा?
कम से कम 30 दिन पहले, किस चीज से 30 दिन पहले, उस सिम में, उस जगह में कोई भी कार्य करने से 30 दिन पहले रीजन इंस्पेक्टर को भेजेगा। ठीक है, याद रहेगा। द मैनेजर शैल हैंड ओवर, ठीक है, द मैनेजर शैल हैंड ओवर द कॉपीज ऑफ सपोर्ट प्लान in English as well as in other local language understood by the majority of people employed there। मतलब जो मैनेजर होगा वो सपोर्ट प्लान की कॉपी बांटेगा, हैंड ओवर करेगा, कौन सी भाषा में, इंग्लिश में, और साथ ही साथ वैसी कोई दूसरी लोकल लैंग्वेज जो उस खदान में सभी व्यक्ति समझ पाते हैं वैसी भाषा में। ठीक है, इंग्लिश प्लस होना चाहिए, इंग्लिश या नहीं है, इंग्लिश प्लस। ठीक है, उसके साथ उसमें स्केचेस भी होना चाहिए, देखिए उसमें डायग्राम्स वगैरह भी होना चाहिए। किसको ये बांटेगा, पर किसको, टू ऑल सुपरवाइजर ऑफिसर, सभी सुपरवाइजर ऑफिसर यानी सरदार, ओवरमैन, इंक्लूडिंग असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर को भी ये जो है वो बांटेगा। और साथ ही साथ कुछ कुछ जो विशेष कंस्पिशियस प्लेसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है खदान में, वहां पर भी इसकी प्रतियों को चिपका के रखा जाएगा, जैसे कि रेस्ट शेल्टर हो गया। ठीक है, खदान का जो मुख्य प्रवेश मार्ग हो गया, वहां आसपास जो है इसका अच्छा सा डायग्राम वायग्राम बना के चिपका के हम लोग रखते हैं स्कैम का क्या, इसका एक कॉपी। तो मैनेजर ही बांट रहा है सपोर्ट प्लान, किसको बांट रहा है, सभी सुपरवाइजरी स्टाफ को, सभी असिस्टेंट मैनेजर्स को। और इस सपोर्ट प्लान में इलस्ट्रेटिव स्केचेस होंगे, कई सारे डायग्राम्स होंगे, बहुत सारा उसमें स्टेटमेंट्स भी लिखा होगा, और उसको चिपका के भी रखना है। अब यहाँ पे बांट दिया। अब द मैनेजर एंड द सुपरवाइजर ऑफिसर्स, मतलब सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स जो मैनेजर है, और वैसे सुपरवाइजर ऑफिसर्स जो इस सपोर्ट प्लान को लागू करने के लिए जरूरी है, उनका यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि कोई भी खदान में जो आप काम कर रहे हैं वो इसी सपोर्ट प्लान के अनुसार ही चले। द मैनेजर एंड सच सुपरवाइजिंग ऑफिसर शाल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग effective compliance with the provision of support plan framed under subsection 1 and 2 and no mine or part of a mine shall be worked in contravention thereof। मतलब ऐसे पदाधिकारी और मैनेजर जिम्मेवार होंगे सपोर्ट प्लान को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए, और ऐसा कोई भी खदान नहीं होगा, कोई भी खदान का भाग नहीं होगा जो इसको उल्लंघन करे, इस सपोर्ट प्लान को उल्लंघन करे। ये भी किसको इंश्योर करना है, किसको इंश्योर करना है, मैनेजर प्लस सुपरवाइजिंग स्टाफ यानी सुपरवाइजिंग ऑफिशियल्स। द सपोर्ट प्लान शैल इंक्लूड इंटर आलिया, मतलब सपोर्ट प्लान में तो बाकी चीजें वर्णित थी प्लस इसमें और चीजें भी वर्णित होगी। सपोर्ट प्लान में क्या चीज हम आपको बता दी कि वर्णित थी, बताए थे ना, टाइप्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ सपोर्ट्स एंड इंटरवल्स बिटवीन देम, बताए थे कि नहीं बताए थे, स्टार्टिंग में देखिए बताए थे ना। क्या होगा सपोर्ट प्लान में, सपोर्ट प्लान में कौन सा तरह का सपोर्ट है और क्या उसका स्पेसिफिकेशन है, कितने अंतराल पे आपको लगाना है, ये सब उस सपोर्ट प्लान में रहेगा। और साथ ही साथ क्या उसमें रहेगा, मॉनिटरिंग ऑफ सपोर्ट परफॉर्मेंस, सपोर्ट परफॉर्मेंस की जांच के बारे में रहेगा सारा मेंशन। जैसे कि रूफ बोल्टिंग है तो एंकरेज टेस्टिंग करना चाहिए, क्या होना चाहिए उसका सारा कुछ उसमें मेंशन रहेगा। मेजरमेंट ऑफ स्टार्टा बिहेवियर, स्टार्टा का बिहेवियर को मेजरमेंट करना, टेलटेल लगा के हम लोग बेड सेपरेशन नाप लेंगे, कन्वर्जेंस नाप लेंगे, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड रहेंगी। रीसेटिंग ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट को दोबारा से रीसेट करना। देखिए दो चीज है, रिप्लेसमेंट और रीसेट। रीसेट का मतलब है कि कोई दूसरा नया सपोर्ट नहीं लगा रहे, वही सपोर्ट है बस उसको अच्छे से सही कर ले रहे हैं, जो हल्का सा मतलब ओरिएंटेशन चेंज हो गया था। रिप्लेसमेंट का मतलब हो गया कि सीधा उसके जगह कोई दूसरा सपोर्ट लगा दिए, उससे का प्रॉप के बदले प्रॉप ही लगा दिए पर वो रिप्लेस हो गया, लेकिन मान के चलिए कि प्रॉप है, उसका मान के चलिए हल्का सा टेढ़ा हो गया था वो किसी कारण से, उसको आप सीधा कर दिए तो ये रीसेट हो गया। रिप्लेसमेंट का मतलब पूरा बदल ही दिए आप, तो उसमें सपोर्ट का रीसेटिंग होगा, टेम्पररी सपोर्ट लगाने के प्रावधान होंगे जहां कहां लगाना टेम्पररी सपोर्ट। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सपोर्ट, जो पुराने सपोर्ट हो चुके हैं उनको रिप्लेस करने के बारे में मेंशन होगा, सपोर्ट को निकालने के बारे में भी मेंशन होगा। रूफ फॉल हो गया तो उसको हटाने का भी बारे में वहां पे सारा डिटेल्स सपोर्ट प्लान में होगा। The support plan shall also include implementation strategy of a plan, training and inspection and supervision policy। इस सपोर्ट प्लान में इतना सारा चीज रहते हुए किस तरह से जो है हमको इस प्लान को लागू करना है, इसका पूरा स्ट्रेटजी होगा, इसमें कैसे लोगों को ट्रेनिंग देना है, क्या ट्रेनिंग देना है, इस ट्रेनिंग के बारे में चीजें लिखी होंगी। और साथ ही साथ जांच क्या क्या करना है, कब करना है, ये सारा चीज भी होगा, यानी इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन पॉलिसी भी वहां पे होगी।
इसके अलावा द ओनर, एजेंट और मैनेजर, यहाँ और है, एंड नहीं है, मतलब तीनों में से कोई भी, फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट अ कोड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। ये सब चीज के अलावा इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर भी रहेगा। स्कैम्प एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर बहुत सारा चीज है, प्लस उसी के अंदर क्या, एक सपोर्ट प्लान भी है, उसी के अंदर क्या, एक स्टैंडिंग ऑर्डर भी है। अभी स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या क्या चीजें स्पेसिफाई की जाएंगी, क्या क्या वर्णित रहेंगी, उसके बारे में जान लीजिए। तब स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या रहेगा, सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोक्यूरमेंट एंड सप्लाई ऑफ सपोर्ट ऑफ सुटेबल मटेरियल, मतलब किस तरह से आपको सपोर्ट का मांगना है। प्रोक्योरमेंट है, मतलब अगर सपोर्ट मैन को घट गया तो सरदार को बोलेगा, सरदार ओवरमैन को बोलेगा, ओवरमैन असिस्टेंट मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर को, मैनेजर एजेंट या उसको। तो ये हो गया सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट। सपोर्ट किस तरह से जो है, सिस्टम किस तरह हमको लाना है उसके बारे में है, कौन कौन सा सपोर्ट मटेरियल को सप्लाई कैसे करना है उसके बारे में रहेगा। उचित उचित क्या बोल सकते हैं, उचित स्ट्रेंथ के सपोर्ट मटेरियल को हमको कैसे प्रोक्योर करना है उसके बारे में रहेगा, सप्लाई कैसे करना है उसके बारे में रहेगा। उचित संख्या में भी होना चाहिए, उचित क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें उसमें स्टैंडिंग ऑर्डर में रहेगा। मतलब बेसिकली सपोर्ट हमको कैसे चाहिए, सप्लाई से रिलेटेड चीजें, मात्रा में रिलेटेड चीजें, सारा जो है स्टैंडिंग ऑर्डर में रहेगा। इसके अलावा क्या रहेगा, मेथड ऑफ हैंडलिंग इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग where necessary and transportation of support from the surface to the face or from face line to the newer side। इसमें सपोर्ट को हैंडल करने का तरीका, हैंडल में क्या हो गया, असेंबलिंग भी आ गया, डिसमेंटलिंग भी आ गया। असेंबलिंग का मतलब सपोर्ट को लगाना और डिसमेंटलिंग का मतलब हो गया सपोर्ट को खोलना। पर ये विड्रॉल भी इस्तेमाल कर सकते थे और इरेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते थे। असेंबलिंग और डिसमेंटलिंग क्यों इस्तेमाल किए, कई कुछ सपोर्ट होते हैं ना, उसको असेंबल करना पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए पिट प्रॉप हो गया, तो उसमें बहुत सारी चीज में असेंबल कीजिए, प्रॉप वगैरह दो काट के डाली तो असेंबलिंग हो गया। डिसमेंटलिंग मतलब उसको खोल दीजिए, ठीक है। तो ये असेंबलिंग एंड डिसमेंटलिंग, मतलब कई सपोर्ट है उसको लगाना है, ठीक है, कोई पार्ट्स खोलना है, तो वो हो गया मेथड ऑफ हैंडलिंग, तो वो सब चीज इसमें होगा। प्लस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके कैसे जाना है, ये भी उसे मेंशन रहेगा, चाहे वो सरफेस से फेस तक लेके जाना हो या फेस से कोई दूसरा स्थल पे लेके जाना हो, कैसे लेके जाना है, ये सब चीज भी उस स्टैंडिंग ऑर्डर में मेंशन रहेगा। इसके अलावा क्या चीज मेंशन रहेगा, द सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेंटेनेंस एंड चेकिंग ऑफ सपोर्ट, ड्रेसिंग ऑफ रूफ एंड साइड्स, इरेक्टिंग, एग्जामिनिंग एंड रीटाइटनिंग ऑफ सपोर्ट्स एंड री-इरेक्टिंग डिसलॉज सपोर्ट्स इंक्लूडिंग यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टूल्स। इसमें क्या रहेगा, सिस्टम and organization for maintenance, checking, dressing, erecting, examining, retightening and re-erecting dislodge support including use of appropriate tools। मतलब इसमें पूरा व्यवस्था रहेगा, प्रणाली रहेगा कि कैसे आप सपोर्ट का मरम्मत कर सकते हैं, कैसे उसको चेक कर सकते हैं, रूफ और साइड का ड्रेसिंग कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे सपोर्ट खड़ा करेंगे, कैसे जांच करना है, सपोर्ट अगर लूज हो गया तो उसको कैसे टाइट करेंगे, मतलब जो पहले से ही टाइट किया हुआ सपोर्ट था पर अब क्या लूज हो गया तो उसको रीटाइट करना पड़ेगा, तो रीटाइट कैसे करेंगे, कोई सपोर्ट गिर गया है कोई कैसे दोबारा से री इरेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके साथ में जो चीज हम लोग कर रहे हैं, मतलब जो भी गिरा हुआ सपोर्ट को अच्छे से हम लगा रहे हैं या रीटाइटनिंग कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सा औजार हमको इस्तेमाल करना होगा, वो सारा चीज उसमें मेंशन रहेगा। इसके अलावा इसमें क्या मेंशन रहेगा, अ पैनल ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर एंगेजमेंट एज सब्स्टिट्यूट इन द इवेंट ऑफ अ रेगुलर सपोर्ट मैन और ड्रेसर एब्सेंटिंग फ्रॉम द ड्यूटी। इसमें सक्षम व्यक्तियों के एक पैनल भी वहां पे मेंशन रहेगा जो एज अ सब्स्टिट्यूट, ठीक है, कि अगर मान के चले जो नियमित मेरा सपोर्ट मैन है, जो रेगुलर मेरा खुटा मिस्त्री है, जो रेगुलर मेरा ड्रेसर है, अगर वो किसी कारण से ड्यूटी एब्सेंट कर जाता है तो मेरे पास एक पैनल होना चाहिए सब्स्टिट्यूट। जैसे देखते हैं ना, अभी क्रिकेट मैच होता है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, 2-3 कीपर लेके चला जाता है, क्यों लेके चला जाता है कि मान के चले किसी को चोट लग गया तो मेरे पास सब्स्टिट्यूट रहे, विकल्प रहे। तो इसीलिए बोला गया है कि रेगुलर सपोर्ट मैन ड्रेसर किसी दिन नहीं आया ड्यूटी में तो ऐसा नहीं कि उस दिन का सपोर्ट का काम ही नहीं हुआ, ड्रेसर का काम ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं कर सकते ना, खदान तो चलना चाहिए। तो इसीलिए वहां पे उस स्टैंडिंग ऑर्डर में कॉम्पिटेंट पर्सन का पूरा पैनल रहेगा जिसमें जो सब्स्टिट्यूट के रूप में कार्य करेंगे एज अ सपोर्ट मैन या फिर ड्रेसर, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। इसके अलावा इसमें ये भी चीज देखा, the manner of making all the concerned persons such as loader, dresser, supportsman, shot firer, sardar, overman, sales manager, including person impaneled for engagement as substitute, supportman or dresser, fully conversant with the
support plan and course of standing order under this resolution. The nature of what to perform by each in that behalf. मतलब इसमें रहेगा कि किस तरह से अब जो इससे रिलेटेड लोग हैं, जैसे कि लोडर हो गया, ड्रेसर हो गया, सपोर्ट्स मैन, शॉट फायरर, सरदार, ओवरमैन, स्टेट मैनेजर, ठीक है, और जो भी सब्स्टिट्यूट वाले लोग हैं, कैसे हम लोग इस सभी जो संबंधित व्यक्ति हैं, कैसे सपोर्ट प्लान से हम लोग उसको रूबरू करा सकते हैं, पूरी तरह से रूबरू करा सकते हैं। जो सपोर्ट प्लान के साथ साथ जो कोड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर है, कैसे उसको फुली कन्वर्सेंट कर सकते हैं, मतलब पूरा तरह से सारा जानकारी कर दिला सकते हैं, और क्या क्या उनको काम करना चाहिए, वो सारा चीज जो हम लोग किस तरह से उन लोग को रूबरू करवाएंगे, वो सारा चीज इसमें मेंशन रहेगा। क्योंकि सारा चीज तो आदमी रिलेटेड है ना, लोडर जा रहा है फेस में, सपोर्ट्स रिलेटेड है कि नहीं है, हम लोडर पता चला उसको पता ही नहीं है कि ब्लास्टिंग के बाद सपोर्ट लगने के बाद जाना है, सब कुछ है, तो चला जाए तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए उसको भी सपोर्ट प्लान से फुल्ली कन्वर्सेंट होना चाहिए। ड्रेसर, सपोर्ट मैन, शॉट फायरर, सरदार, ओवरमैन, स्टेट मैनेजर, सभी के सभी। समझ में आ गया? हेलो हेलो। आ गया Yes, sir. सर। अब दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा चीज तो हम बता दिए, सेकंड क्लास मैनेजर, फर्स्ट क्लास मैनेजर के लिए पूरा लेवल बता दी। अब इसमें इतना नहीं कि सब का सब याद कर लीजिए। पहला सवाल ये याद करना है, फुल फॉर्म ऑफ स्कैम। स्कैम का फुल फॉर्म क्या है, किस आधार पर बनाया जाता है, किस आधार पर बनाया जाता है जी बताइए। स्कैम वैज्ञानिक साइंटिफिक आधार पर। साइंटिफिक आधार पर बनाया जाता है, कौन कौन सा चीजों को कंसिडर करते हुए। जियोलॉजिकल डेटा हो गया, जियोलॉजिकल डेटा देखेंगे, डेवलपमेंट कैसे करेंगे, और ये निष्कर्षण वगैरह कैसे करेंगे सर, डिप्लरिंग वगैरह। और उसके अंदर सपोर्ट प्लान भी होता है कि नहीं है? जो होता है कि नहीं होता है बताइए। होता है। होता है सर। तो उसके अंदर जो सपोर्ट प्लान होता है, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन रहती है। उसमें सपोर्ट का टाइप रहेगा, सपोर्ट लगाएंगे तो उनकी उसके बीच का डिस्टेंस रहेगा, कितनी दूरी पे अपन सपोर्ट लगाएंगे, और जो पुराना पास्ट एक्सपीरियंस रहेगा वो तो उसके आधार पे बनाते हैं हम लोग। सपोर्ट प्लान जो है इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन, स्टार्टर, लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन, सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हम लोग बनाते हैं। ये सब चीजें बात हमेशा ध्यान रखिए। मैनेजर जो है कम से कम 30 दिन पहले भेजता है सपोर्ट प्लान इंस्पेक्टर को। ये सब चीजें बातें आपको याद होनी चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन 124, 125, 126 तक हम लोग देखेंगे, बाकी छोड़ देंगे, सपोर्ट रिलेटेड है नहीं वो। मतलब 126 तक हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत लीजिए। आते हैं कल कर लेते सर। कल कर लेते हैं। यस सर, जी सर। ठीक बोलो बोलो। ओवर हैंग हो रहा है, है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओवरफ्लो हो गया। Recording stopped. ठीक है, कोई बात नहीं, कल कंप्लीट कर लेंगे। कल नहीं, कल कौन सा डे है, कल फ्राइडे कंप्लीट कर लेंगे। थर्सडे। फ्राइडे को कंप्लीट कर लेंगे, फ्राइडे। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। ओके सर। गुड नाइट सर। नाइट।